Okay, now, now you look at this diagram. You have seen by now in the nervous system, the spinal cord, then the brain stem, and the brain stem it was medulla oblongata, then the pons and then the midbrain. At the back of the pons and the medulla oblongata there was cerebellum also. And they continued into the forebrain where we saw the very important structure in the last class, it was diencephalon. अब वो डायनसेफ्लॉन मैंने आपको बताया वो सेंट्रल स्ट्रक्चर है जिसको दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कवर कर रहे हैं. और वो डायनसेफ्लॉन अगर इस डायग्राम में मैं आपको दिखाऊं तो ये डायफ्राम ये जो डायनसेफ्लॉन है दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर लाइक दिस. ये स्ट्रक्चर जो है ये डायनसेफ्लॉन है. अब ये पूरा जो सेरिब्रम है इसके हम स्लाइस काटते गए हैं तब तक जब तक हमने उसके सुपीरियर सरफेस, आपको पता था मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि डायनसेफ्लॉन ऑक्यूपाइज द लोअर पार्ट ऑफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ योर सेरिब्रम. तो आप ऊपर से अगर स्लाइस काटते जाएंगे जब तक आप उसके सुपीरियर सरफेस तक पहुंचेंगे तो आपको ये डायनसेफ्लॉन नजर आएगा. हमने ऊपर से पूरा सेरिब्रम साफ कर दिया और ये हम डायनसेफ्लॉन सेंटर में देख रहे हैं. इसको सराउंड कर रहा है कौन? दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. आधे डायनसेफ्लॉन को एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर कवर कर रहा है, दूसरे आधे को दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर. और अब हमारा टारगेट है कि हम पढ़ें सेरिब्रम को. एक हाफ को हम पढ़ लेंगे तो दूसरा हाफ हो जाएगा. एंड दिस सेरिब्रल हेमिस्फीयर यू नो दैट इट इज सराउंडिंग नाउ इट्स ओन हाफ ऑफ डायनसेफ्लॉन. ये आप देख रहे हैं ये पूरा. एंड बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय मींस ऑफ दिस फिशर. इसको हम कहते हैं मीडियन फिशर. ये इस फिशर को, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि ये मीडियन फिशर उसको बिल्कुल सेपरेट कर रहा है. ये बाकायदा एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर से फाइब्रस के जरिए कनेक्टेड है. और जो लेफ्ट है वो राइट के साथ, राइट लेफ्ट के साथ कनेक्टेड है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फाइबर्स के थ्रू. अब उसके साथ आप यहाँ पर अगर देखोगे कि ये डायनसेफ्लॉन तो है, इट्स सराउंडेड बाय द सेरिब्रम. लेकिन खुद सेरिब्रम किस चीज़ का बना हुआ है ये हमें देखना होगा. सेरिब्रम जस्ट लाइक सेरिबेलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स. जैसे वहाँ आपने देखा था ना कि जहाँ वर्ड आता है ना सेरी, वहाँ पर पेरिफेरल होता है कार्टेक्स, पेरिफेरल होता है ग्रे मैटर. वरना हर जगह आपने देखा था क्या, अंदर सेंट्रल केनाल, उसको सराउंड करता हुआ ग्रे और उसको सराउंड करता हुआ वाइट. माने आप किसी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हाथ लगाते हैं तो हाथ आपका वाइट को लगता है, लेकिन यहाँ जब आप हाथ लगाते हैं तो हाथ आपका ग्रे को लगता है. ग्रे के अंदर फिर वाइट होता है और वाइट के अंदर जो होगा फिर कैविटी होगी, सेंट्रल केनाल होगा. और यहाँ पर केनाल तो नहीं होगा, ज़ाहिर है इतना बड़ा सेरिब्रम है तो कोई केनाल तो नहीं होगा. वहाँ वाइडर कैविटी होगी, नाम उसका वहाँ वेंट्रिकल होगा. जैसे तुम लोगों ने देखा था डायनसेफ्लॉन की कैविटी का नाम थर्ड वेंट्रिकल. तो यहाँ थर्ड हमने उसको इसलिए कहा था क्योंकि आगे से 2 वेंट्रिकल्स आने वाले हैं. क्यों 2 वेंट्रिकल्स? क्योंकि आगे से 2 वेंट्रिकल, तो आगे के आपसे आगे से और कौन से पार्ट हैं ब्रेन के? 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, तो वेंट्रिकल भी कितने आएंगे? 2 आएंगे. एक साइड से एक वेंट्रिकल और दूसरे से. तो आप उसका क्या नंबर डालेंगे 1 और 2, क्योंकि थर्ड तो डाला है ना आपने, तो 1 और 2 भी होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड भी होना चाहिए. फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड जो है ना वो न्यूरोनाटमी में हम डालते ही नहीं है. हम दोनों वेंट्रिकल्स को बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स. तो लेटरल वेंट्रिकल्स आर एक्चुअली फर्स्ट एंड सेकंड. लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड ये फ्रेज इस्तेमाल नहीं होता, ये टर्म इस्तेमाल नहीं होता. यहां पर हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स. तो आप इसी इंतजार में न रहना कि थर्ड आ गया है तो कहीं फर्स्ट और सेकंड आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. अंडरस्टैंड. तो जैसे ही हम यहाँ पर सेरिब्रम को देखने की कोशिश करते हैं तो आप देखें यहाँ पर अगर मैंने इधर दिखाया आपको, फॉर एग्जांपल ये मैंने दिखाया आपको डायनसेफ्लॉन और इसको सराउंड कर रहा है कौन? सेरिब्रल हेमिस्फीयर. तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऐसे सराउंड इसको ऐसे कर रहा है कि इसका इंफीरियर सरफेस तो हमें नज़र आता है
और ये ऐसे सराउंड करेगा तो इसकी सराउंडिंग में जो लास्ट चीज होगी सुपरफिशियल वो होगी इसकी ग्रे मैटर, जिसको हम कहेंगे कार्टेक्स। तो ये सेंटर में क्या होगा फिर? व्हाइट मैटर। तो ये सेंटर में इसका व्हाइट मैटर होगा। तो यू हैव द व्हाइट मैटर इन द सेंटर। और इसके व्हाइट के बीचों बीच फिर कैविटी होगी जिसका नाम होगा वेंट्रिकल। तो हम उसको कहेंगे लेटरल वेंट्रिकल। तो ये बीचों बीच आपको ये कैविटी नजर आएगी, इसका नाम होगा लेटरल वेंट्रिकल। तो हमने यहां पर देखा कि ये लेटरल वेंट्रिकल इस जगह मौजूद है। नाउ इन केस ऑफ सेरिबेलम पेरिफेरली इट वाज द ग्रे मैटर, यू कॉल्ड इट द सेरिबेलर कॉर्टेक्स, और यहां इसका नाम होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। वहां उसमें आपने सेंट्रली अवेलेबल व्हाइट मैटर देखा, यहां पर भी सेंट्रली अवेलेबल व्हाइट मैटर है। ये और बात है कि उसके बीच में कोई कैविटी नहीं थी, यहां कैविटी है, इज अ थर्ड वेंट्रिकल। लेकिन याद करें आप, व्हाइट मैटर के बीच में छोटे छोटे ग्रे के टुकड़े भी थे वहां पर, जिनका नाम डाला था हमने डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया है। यहां पर भी आपको न्यूक्लिया मिलेंगे। इसका मकसद ये है कि यहाँ न्यूक्लिया कहाँ मिलेंगे? यहाँ न्यूक्लिया मिलेंगे तुम्हें व्हाइट मैटर में अंदर इस तरीके से सबमर्ज्ड छोटे छोटे न्यूक्लिया मिलेंगे। ये खास तौर पे लोअर पोर्शन पे मिलते हैं, ऊपर नहीं। हम इनको कहते हैं बेजल न्यूक्लिया। उधर सेरिबेलम में नाम डाला था आपने डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया, यहाँ इनका नाम होता है बेजल न्यूक्लिया। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे हैव गॉट वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन विथ योर मोटर एक्टिविटी। ये मोटर फंक्शन, वॉलंटरी मोटर फंक्शन को ऐसे ही असिस्ट करते हैं जैसे सेरिबेलम ने किया था। आर्डर आपका सेरिब्रम से आएगा, लेकिन सेरिब्रम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की एडवाइस को एक्सेप्ट करेगा, उससे सलाह लेगा। एक सलाह ली थी किससे? सेरिबेलम से। आपको पता है कि जब सेरिब्रम काम करने के लिए गया था तो उसने सेरिबेलम से असिस्टेंस ली थी, हेल्प ली थी। दूसरी जो सलाह लेगा वो लेगा बेजल न्यूक्लिया से। बेजल न्यूक्लिया की अपनी डिजीजेज होती हैं, जिसमें आपने पार्किंसंस डिजीज़ ये आपने सुनी होगी, ये बेजल न्यूक्लिया के प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आपने सेरिबेलर लीजन सुनी होगी, इस तरीके से वो सेरिबेलम के प्रॉब्लम्स हैं। सेरिबेलम के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी डिजीज़ की वजह से, और बेजल न्यूक्लिया के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे। इसका मकसद ये हो गया कि जैसे हम अंदर आएंगे, जब हम व्हाइट मैटर देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखें दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ इसमें थोड़ा देखना, ये फ्रेम में अगर फ्रेम से आउट हो जाए ना अगर, तो फिर थोड़ा मुझे बताना कि फ्रेम से आउट है, क्योंकि ये फिर आपको काम आएगा। सही है ना, फ्रेम में है ना, तो ठीक है। ठीक है जी, ये हैं आपके दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, नज़र आ रहे हैं ना सबको पीछे? तो ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं। ये आपका फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा, बल्कि ब्रेन का ही सबसे बड़ा हिस्सा ये है। These are the two cerebral hemispheres। आप एक पढ़ेंगे तो हो जाएगा। राइट कंट्रोल्स द लेफ्ट ऑफ द बॉडी, लेफ्ट कंट्रोल्स द राइट ऑफ द बॉडी, ये तो आपको पता है। अगेंस्ट यू सी ऑन द कंट्ररी सेरिबेलम जो है दैट कंट्रोल द सेम साइड ऑफ द बॉडी। लेकिन सेरिबेलम की जो फंक्शन है वो बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड ये है कि दिस इज जस्ट रिलेटेड टू द वॉलंटरी एक्टिविटी ओनली, और वो भी वॉलंटरी एक्टिविटी इनिशिएट नहीं करता, चलती हुई वॉलंटरी एक्टिविटी को ओनली मॉडिफाई करता है। लेकिन सेरिब्रम तो आपको पता है कि इसके तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब उसके अंदर जो बहुत सारे फंक्शंस आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, तो मैं अगर इसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, ये जो करें आप इसका मीडियन फिशर, तो ये इसका मीडियन फिशर है। जब हम इसको यहाँ से ऐसे काट देंगे और इसको दो हिस्सों में इस तरीके से सजाइडेड सेक्शन इस तरीके से लेंगे लाइक दिस, तो इसका मकसद ये हो गया कि इसका जो डायंसेफ्लॉन है, अंडरस्टैंड, इसका जो डायंसेफ्लॉन है ये होगा डायंसेफ्लॉन, और उसको इतना बड़ा कवर कर रहा है कौन? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और डायंसेफ्लॉन का ये पूरा होगा कि ये हाफ होगा, हाफ उस तरफ चला गया, हमने 200 में काट दिया, तो डायंसेफ्लॉन हमारे हिस्से में आया हाफ, और उसको कवर किया सेरिब्रम के कितने हिस्से ने? हाफ ने। तो बोलेंगे वन हेमिस्फीयर ने कवर किया। मैंने लेफ्ट अगर मैं लेके आया, ये अगर मैं लेके आया राइट डायंसेफ्लॉन का हिस्सा, तो उसको कवर भी किया किसने? राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब ये जो हेमिस्फीयर है इसको निकाल के अगर हम बाहर ले आए, अब इस डायग्राम में कहां से हमने उठाया है इसको? यहां से हमने सेक्शन काटा है ऐसे, सिर्फ एक हेमिस्फीयर का नहीं, पूरे का, और पूरे का हेमिस्फीयर का काट के हम डायंसेफ्लॉन को पूरा का पूरा ऊपर से देख रहे हैं, इसको काट के नहीं देख रहे। ये मैंने सजाइडल सेक्शन काट, ऊपर से मैं काट रहा हूं उसका हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल काट के हमने यहां पर आपको इस तरीके से दिखाया। ये आप डायग्राम देखेंगे इसका, तो यू सी दिस डायग्राम।
ठीक है, तो ये आप यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, ये डायनसेफलॉन का सुपीरियर सरफेस है। और सुपीरियर सरफेस में क्या होता है, थैलेमस। इंफीरियर सरफेस में होगा हाइपोथैलेमस। ये हम ऊपर से देख रहे हैं तो हाइपोथैलेमस हमें नजर नहीं आएगा। अब ये जो नजर नहीं आएगा तो इस तरफ क्या है आपका नजर आएगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, उस तरफ उसका अपना सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इस तरफ इसका मकसद है कि इसका कांटेक्ट किसके साथ होगा, व्हाइट मैटर के साथ कि ग्रे के साथ, व्हाइट के साथ। तो ये जितना भी आप देख रहे हो ये क्या है, ये व्हाइट मैटर है। और व्हाइट मैटर क्या होता है, ये फाइबर्स होते हैं। अब ये जो व्हाइट मैटर क्या है, ये फाइबर्स हैं, और ग्रे मैटर क्या है, ये सेल बॉडीज बैठी हुई है। अब व्हाइट मैटर पे जब आप नजर डालेंगे तो उस व्हाइट मैटर को आपको देखना होगा कि ये व्हाइट मैटर बना कौन रहा है, फाइबर्स बना रहे हैं। फाइबर्स होते हैं इसके बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज होती हैं फाइबर्स की, इनको थोड़ा सा आप समझें। अब वो कैटेगरी ऐसे होगी कि अगर मैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपको दिखाऊं, जैसे आपको अभी अभी दिखाया हमने कि 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर जब आप ऐसे देखते हो, जब आप ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऐसे देखते हैं, इसकी अगर मैं कॉर्टेक्स ऊपर से उतार दूं, जस्ट लाइक ब्लैंकेट, जैसे केक के ऊपर क्रीम लगी हुई है, क्रीम को आप साफ कर दें, क्रीम समझ लो ग्रे मैटर है, उस क्रीम को साफ कर देंगे तो अंदर से आपको केक नजर आएगा, असल केक, बाकी तो ऊपर से क्रीम है। तो वो जो अंदर से बाकी केक नजर आ रहा है आपको, वो आपका व्हाइट मैटर है। अब वो व्हाइट मैटर जो है दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द फाइबर्स। देखें कैसे, आप याद करें, हमने आपको दिखाया ये कि बाबा ये अगर आपका डायनसेफलॉन है, ये आपका सेरिब्रम है, इधर आपका मिड ब्रेन, ये है पोन्स, ये मिड ब्रेन के बाद मेडुला ऑब्लांगेटा है, और ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब याद आप करें कि बहुत सारे फाइबर्स जो नीचे से सेंसेशन लेके आ रहे थे, ये सेंसेशन किससे, नेक से लेके बॉडी तक, पेन, टेम्परेचर वगैरह वगैरह, ये फाइबर्स आए इधर से, ये स्पाइनल कॉर्ड में, ये ऊपर चल के ट्रैक्ट आया, ट्रैक्ट, वो ट्रैक्ट कहाँ रिसीव हुआ, थैलेमस में। थैलेमस लेके बैठ गया कि इसने ऑनवर्ड प्रोजेक्ट किया सेरिब्रम में, तो सेरिब्रम में जब ऑनवर्ड प्रोजेक्ट किया तो ये कहाँ तक पहुंचा, कॉर्टेक्स तक। ऐसे ही कॉर्टेक्स में ऐसे ही हवा में पहुंच गया कि व्हाइट मैटर से होके गुजरा है, व्हाइट मैटर से होके गुजरा है कि ये खुद व्हाइट मैटर में कंट्रीब्यूट किया है इसने। इसका मकसद है कि सम ऑफ द फाइबर्स आर दोज फाइबर्स। अब व्हाइट मैटर में बता रहा हूं कि कितने किस्म के फाइबर्स रहते हैं, 3 कैटेगरी से। एक कैटेगरी ये है, ये वो कैटेगरी है जो थैलेमस से ऑनवर्ड प्रोजेक्ट करता है टुवर्ड्स द सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाया थ्रू व्हाट, थ्रू व्हाइट मैटर। 10% के करीब फाइबर्स ये होते हैं। होता है ना, एक मुल्क होता है जहाँ 100% जो लोग रहे हैं उनमें से 10% क्रिश्चियंस हैं, 10% हिंदू हैं, ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर भी 10% फाइबर्स हैं। कौन से, ये फाइबर्स वो हैं जो सेंसेशन या सेंसरी फाइबर्स हैं, जो आ रहे हैं कहाँ से, जो आ रहे हैं तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड टू थैलेमस, एंड देन फ्रॉम थैलेमस तो थैलेमस से ऑनवर्ड ये हिस्सा बन गया यहाँ पर। ये सिर्फ क्या वही फाइबर्स हैं सेंसरी, या इस किस्म के फाइबर्स फेस से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये फेस से भी, और इसी तरीके से ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ये कौन से फाइबर्स हैं, सेंसरी फाइबर्स। लेकिन ये सिर्फ सेंसरी ही नहीं, मोटर फाइबर्स जब उतरेंगे नीचे तो वो भी इधर ही से आएंगे। ये थैलेमस में रिले नहीं करते, ये थैलेमस के साइड से निकल के नीचे चले जाते हैं और ये क्रॉस करके यहाँ आ जाते हैं, कार्टिको स्पाइनल वगैरह जो आपने सुने थे। इसका मकसद ये है कि व्हाइट मैटर का कोई 10% हिस्सा, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, ये मैं ऐसे 10% अपनी तरफ से डाला हूँ। 10% पोर्शन, ये मेरी परसेप्शन है कि 10% के करीब होते होंगे। 10% फाइबर्स आर दोज व्हाइट फाइबर्स which constitute the white matter of your cerebral hemisphere। ये वो फाइबर्स हैं, ये वो मोटर और सेंसरी फाइबर्स हैं जो थैलेमस से ऑनवर्ड कॉर्टेक्स की तरफ या कॉर्टेक्स से वापस आते हैं। 10% तो इसका बंडल है। और ये कौन सी कॉर्टेक्स में जाते होंगे, जाहिर है सेम थैलेमस में गए और सेम वहां से आए, सेम क्रॉसिंग तो उनकी आगे जाके होगी। ये यहां से इस तरीके से सेम 10% तो ये। अब सिर्फ यहाँ ये फाइबर्स हैं, या आपका सेरिब्रम जिसके 4 लोब्स हैं, आपने देखे थे जब मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर। आप यहाँ पे देखें कि सेरिब्रम हैज़ 4 लोब्स, इतना बड़ा है, आप यहाँ पे देख लो। ये इतना बड़ा है, ये इसका फ्रंटल लोब है,
ये थोड़ा सा पीछे आए यहाँ तो इसका ये पैराइटल लोब है, ये इसका ऑक्सीपिटल लोब है, ये इसका टेम्पोरल लोब, ये इतने 4 लोब्स हैं। अब हर लोब में क्या है, इसकी अपनी कॉर्टेक्स। ऐसे तो हमने लोब में ऐसे डिवाइड किया है जैसे एक कंट्री होता है, कंट्री एक ही होती है, हम उसको सिर्फ लाइनों में डिवाइड कर देते हैं, बाबा ये सिंध का इलाका, ये फलां का इलाका, इस तरीके से लाइनें होती। तो यहाँ पर भी एक लाइनें हैं कुछ जिनकी वजह से हमने इनको डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि ये फंक्शनली भी थोड़े से डिवाइडेड है। वरना तो एक है, आप चले जाएँ, आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाएँ दूसरे सूबे में चले जाएँ। तो इट्स लाइक दिस वन। तो जाहिर है हर एक का अपना अपना कॉर्टेक्स होगा, ज़रूर इसके अंदर उसका अपना वाइट मैटर होगा, ज़रूर उसके अंदर उसका कोई बेजल न्यूक्लियस होगा, और अपना कोई वेंट्रिकल, वही लेटरल वेंट्रिकल का हिस्सा उसको मिलेगा। तो वो सारे कुछ कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो जहाँ पर अगर ये देखा तो ये पूरा जितना भी है ये तो है ही। क्या आपका ऑक्सीपिटल लोब फ्रंटल लोब के साथ क्या कनेक्शन डेवलप नहीं कर सकता? क्या कर सकता है, ताकि कोऑर्डिनेशन हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा ऑक्सीपिटल क्यों फ्रंटल के साथ करेगा? भाई ऑक्सीपिटल का ज़्यादा काम विजन से है, टेम्पोरल का ज़्यादा काम हियरिंग से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही है, और भी है, लेकिन ये विजन के लिए मशहूर है, टेम्पोरल हियरिंग के लिए मशहूर है, पैराइटल सेंसरी के लिए ज़्यादा मशहूर है, और फ्रंटल मोटर के लिए ज़्यादा मशहूर है। तो ये फाइबर, अगर फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीपिटल में अगर आप विजन करते हैं, विजन का काम करते हैं, तो विजन से रिलेटेड दूसरे काम भी हैं। जैसे विजन यहाँ आई, लेकिन विजन के हिसाब से आप अपनी मोटर एक्टिविटी को रेगुलेट करना चाहते हो, तो ये विजन कौन लेगा? ऑक्सीपिटल। और ऑक्सीपिटल गाइड किसको करेगा? फ्रंटल को। तो ऑक्सीपिटल फ्रंटल को गाइड करेगा। जब ऑक्सीपिटल फ्रंटल को गाइड करेगा तो क्या ऐसे गाइड करेगा कि फाइबर्स के बंडल देगा? तो इसका मकसद यह है कि एक लोब दूसरे लोब के साथ कनेक्टेड है बाय मींस ऑफ फाइबर्स। अब ये वाले फाइबर्स जो अभी आपको दिखाने जा रहे हैं, एक लोब को दूसरे लोब के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अपोजिट साइड वाले कि सेम साइड वाले? क्योंकि ये 4 लोब्स यहाँ हैं, तो 4 लोब दूसरे के भी तो होंगे ना सेरिब्रल हेमिस्फीयर के। तो ये जो मैं कनेक्शन दिखा रहा था अभी, जिसकी बात कर रहा था, ये अपोजिट साइडेड सेरिबेलम के साथ कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं कि सेम के साथ कर रहे हैं? सेम। इसका मकसद है कि सेम साइड के साथ कर रहे हैं। कौन? ऑक्सीपिटल फ्रंटल के साथ, हो सकता है ऑक्सीपिटल पैराइटल के साथ कर दे, हो सकता है ऑक्सीपिटल टेम्पोरल के साथ कर दे, कुछ हो ऊपर कुछ हो नीचे, कुछ छोटे हों फाइबर, कुछ लंबे हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ सीधे जा सकते हैं, कुछ आर्च लाइक होके जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये एक और कैटेगरी होगी। कोई 80% फाइबर्स या समझ 70% फाइबर्स ऐसे होते हैं आपके वाइट मैटर में। अभी आपको दिखाया मैंने 10% कौन से फाइबर्स हैं? वो सेंसरी और मोटर फाइबर्स जो डिसेंड करते हैं और असेंड करते हैं और वाइट मैटर से गुजरते हैं। 10% तो वो बनाते हैं। ऐसे फाइबर्स को वो जो थैलेमस से ऑनवर्ड जाएं टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिब्रल कॉर्टेक्स से नीचे आएँ, वो बाहर इस तरीके से गुजरें यहाँ से, जो फिर नीचे जाएँ, एक तरह से देखा जाए कि ये वो फाइबर्स हैं जो ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कार्ड से आते हैं और सेरिब्रम तक पहुँचते हैं थ्रू वाइट मैटर। ऐसे फाइबर्स को कहते हैं प्रोजेक्शन फाइबर्स। क्या कहते हैं? कितनी परसेंटेज है? रफली 10% ऑफ योर टोटल पॉपुलेशन इज दिस। तो इसका नाम है क्या? प्रोजेक्शन फाइबर्स। और अब जो 70% है, जैसे ना किसी मुस्लिम कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स की होगी, तो अब जो फाइबर्स हैं वो हैं सेम साइड के सेरिब्रल हेमिस्फीयर के वेरियस लोब्स को आपस में जोड़ें, कनेक्ट करें। जंगल है फाइबर्स का, ऊपर भी, नीचे भी, शॉर्ट भी, लॉन्ग भी, सीधे ट्रांसवर्स भी, तो आर्च लाइक भी, लेकिन मिड लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, कनेक्ट करेंगे सेम साइड के वेरियस लोब्स को, ताकि विजन की इंफॉर्मेशन दूसरे को भी दी जा सके, सेंसरी को भी दी जा सके, मेमोराइज भी कराया जा सके, इमोशंस यानी बिहेवियर भी चेंज कराया जा सके। विजन सिर्फ विजन होती है कि विजन के साथ बिहेवियर भी चेंज होता है। एक अच्छा सीन देखते हैं तो खुश होते हैं, एक भयानक से फायरिंग या किसी का मर्डर करते देखते हैं तो आप डर भी जाते हैं। देखने को तो दोनों विजन्स हैं, एक आप अच्छी फिल्म देखेंगे और एक आप मर्डर रियल देखेंगे, क्या आपका बिहेवियर सेम होगा? क्या जमीन आसमान। वरना देखा जाए तो है तो दोनों ही विजन्स। ये जो विजुअल स्टिमुला है, ये देख रहे हैं कुछ सीन है, 2 आदमियों को गोली मारी जा रही है, उनका खून बह रहा है उधर, ऐसे देखेंगे क्या आप? एक डरावना सा माहौल होगा, आपका बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा। ट्रामा, ये आपको कोई खतरनाक कोई चीज़ देख लेते हैं तो आपको देखें दिनों तक उसका ट्रामा चलता रहता है। तो दीज आर एक्चुअली कनेक्शंस। ऐसे फाइबर्स को हम कहते हैं क्या?
ऐसे फाइबर्स को कहते हैं एसोसिएशन फाइबर्स। ये 10% थे तो ये 80% पॉपुलेशन तुम्हारी ये हो गई। क्या फर्क हुआ दोनों में? प्रोजेक्शन आर दोज फाइबर्स, सेंसरी फाइबर्स विच विल गो फ्रॉम, जो कनेक्ट करते हैं आपकी सेंसेशन को सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ, स्पाइनल कॉर्ड वाली या फेस वाली सेंसेशन है जो कहाँ जाएं, थैलेमस टू फ्रॉम ऑनवर्ड टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स, या फिर डिसेंडिंग ट्रैक्स आए हैं। ये आने जाने वाले जो फाइबर्स होते हैं इनको हम प्रोजेक्शन फाइबर्स कहते हैं। लेकिन ये वाले फाइबर्स इनका नाम है क्या? एसोसिएशन फाइबर्स। अब जो 20% बाकी रह गए हमारे, वो कौन से फाइबर्स हैं जो वाइट मैटर का हिस्सा बनने वाले हैं? ये वो फाइबर्स हैं जो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ जोड़ते हैं। देखो एक साइड के 4 लोब आपस में तो बात करते हैं, चलो, लेकिन ये 4 लोब से दूसरे 4 लोब से जब बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो क्या ऐसे ही करेंगे कि फाइबर्स भेजेंगे? राइट लेफ्ट को भेजेगा कि लेफ्ट राइट को भी भेजेगा? ज़ाहिर है दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। जब कम्युनिकेट करेंगे तो किससे करेंगे? फाइबर से। और ये फाइबर्स क्या करेंगे? वाइट मैटर का कंट्रीब्यूशन देंगे आपको 20% और फाइबर्स आपके आगे। इनमें और एसोसिएशन में क्या फर्क हुआ? एसोसिएशन सेम साइड के वेरियस लोब्स को ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि ये दोनों साइडों को कनेक्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल साइड को। यूं समझ लो कि जो पॉइंट कनेक्ट करेंगे ऑक्सीपिटल की तो दूसरे ऑक्सीपिटल की सेम पॉइंट के साथ, और ये वाली उसके साथ रेसिप्रोकली। इस किस्म के फाइबर्स को हम कहते हैं कमीजरल फाइबर्स। क्या कहते हैं? कमीजरल फाइबर्स। ऐसे फाइबर्स का नाम होता है कमीजरल फाइबर्स। और ये ऑलमोस्ट 20% ये होते हैं। ये ऑलमोस्ट मैं रफ फिगर बता रहा हूँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये कि ये इतना ही है। तो दीज आर कॉल्ड कमीजरल फाइबर्स। ये 3 किस्म की कैटेगरीज हैं फाइबर्स की जो आपको नजर आती है किसमें? वाइट मैटर में। ये वाइट मैटर का जो पूरा जंगल है जो किसको सराउंड कर रहा है? डायनसेफ्लॉन को। ये फाइबर कहाँ होंगे? क्या डायनसेफ्लॉन के थ्रू एंड थ्रू जाएंगे? क्या जाहिर है इसके साइड से होंगे, लेकिन वो जब क्रॉस करेंगे तो डायनसेफ्लॉन रास्ते में पड़ेगा कि नहीं? जब राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट आएंगे तो डायनसेफ्लॉन रास्ते में आएगा कि नहीं आएगा? तो कैसे आएगा? क्या बीचों बीच दाखिल हो जाएंगे कि या आगे से या पीछे से या ऊपर से? क्या नीचे से जाएंगे? क्या नहीं, क्योंकि नीचे वाला सरफेस तो हमें नजर आता है ना। अगर नीचे से भी फाइबर चले जाते फिर तो ये पूरा ही डूब जाता। ये तो फिर हमें इन्फीरियरली भी नजर ना आता है। आपको पता है डायनसेफ्लॉन में इन्फीरियरली नजर आता है। इसका मतलब फाइबर्स नीचे से नहीं जाते। कहाँ आते हैं? कौन से वाले? सिर्फ कमीजरल वाले, क्योंकि बाकी वाले जो होते हैं प्रोजेक्शन और ये तो सेम साइड होते हैं। ये पूरा मिलके तुम्हारा व्हाइट मैटर बनता है। क्या व्हाइट मैटर हार्ड और बिल्कुल कोई पत्थर जैसा होता है कि उसके बीचों बीच कैविटी भी होती है? ये लेटरल वेंट्रिकल है। और क्या कैविटी लिमिटेड होगी कि कैविटी आगे लोब्स तक जाएगी? फ्रंटल लोब तक भी जाएगी, पैराइटल में तो होगी ही, पीछे ऑक्सीपिटल में भी जाएगी, और ये नीचे टेम्पोरल में भी जाएगी। एक ही कैविटी होगी, उसके एक्सटेंशन होंगी, और उसमें आप पानी भर देंगे सीएसएफ। और सीएसएफ भरेंगे ही नहीं, सीएसएफ वहाँ बनता है, सीक्रेट होता है वहाँ पर। सीएसएफ मैन्युफैक्चर होकर यहाँ सीक्रेट होता है। किसमें? 2 लेटरल वेंट्रिकल्स में। और ये लेटरल वेंट्रिकल्स में जमा हो जाएगा कि ये फिर कनेक्ट हो जाएगा थर्ड वेंट्रिकल के साथ, और उधर कुछ और ऐड हो जाएगा, क्योंकि तो आपको पता है थर्ड वेंट्रिकल में भी सीएसएफ बनता है। और सीएसएफ वहाँ ऐड होने के बाद सीएसएफ बैक से निकलेगा और कम्युनिकेट करेगा किसको? सेरिब्रल एक्वेडक्ट को। वहाँ बनता नहीं है, और फिर ज्वाइन कर लेगा किसको? 4th वेंट्रिकल को। फिर वहाँ और ऐड होगा, और वहाँ से जब निकल जाएगा तो फिर सेंट्रल कैनाल के अंदर चला जाएगा। तो बनता कहाँ है? वेंट्रिकल्स में, 2 लेटरल में, थर्ड में, फिर 4th में। और फिर ये पूरी सर्कुलेशन जहाँ अंदर होती है, और अंदर ही अंदर से घूम के आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अंदर न्यूट्रिशन भी देगा, बाथिंग भी कराएगा उसको, और उसके मेटाबोलाइट्स वगैरह भी ड्रेन करता रहेगा। ये एक तरह से लिम्फ जैसा काम करता है, जैसे लिम्फ होती है ना, क्योंकि ब्रेन को लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं है, तो ब्रेन को कुदरत ने अलग से फ्लूइड दे दिया है, टिश्यू फ्लूइड नहीं दिया उसको, सीएसएफ दे दिया है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन को भी और स्पाइनल कार्ड को भी। चलें आप यहाँ पर इसको देखें, ये 3 किस्म के फाइबर्स आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। यहाँ कोई कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है, क्योंकि ये सारे मैलिनेटेड फाइबर हैं, ये खुद ही बैरियर है।
ये यहाँ से 3 किस्म की वायरें तुम गुजारोगे, इसके मैसेज इसको करंट जाएगा ही नहीं क्योंकि उसके ऊपर इंसुलेशन लगी हुई है। तो एज सच इनका कोई बैरियर नहीं है कम्युनिकेशन, ये इस तरीके से जाएंगे, ये दूसरे फाइबर्स, ये एसोसिएशन, ये कम्युनिकेटर ऐसे बैठे हुए हैं, प्रोजेक्शन यहाँ से ऐसे गुजर जाएंगे, वो अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। अंडरस्टैंड? आपके एक ही रोड पर आपकी प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है वो भी चलती रहती है, आपकी गाड़ियाँ भी चलती रहती हैं, उधर से ट्रालर भी चलते रहते हैं। जैसे वायर हैं, आप वायर के अंदर देखें, एक ही अंदर 2 ग्रीन भी है, रेड भी है, आपस में कम्युनिकेट नहीं करती। तो ये सिलसिला चलता है, कोई बैरियर है सच नहीं है, ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अब देखें, मैं कुछ फाइबर्स आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसे एसोसिएशन फाइबर्स जो ऑलमोस्ट 70% तो हैं, ये कैसे बैठे हुए हैं ये देखें आप यहाँ। ये देखें आप, ये देख सकते हो आप, ये फाइबर्स ये कैसे हैं। ये देखो, एक हिस्से को दूसरे के साथ, इसको थोड़े लंबे, फिर कुछ आर्च लाइक ये फाइबर, ये कुछ फाइबर्स यहाँ से जो उठे हैं इतने बड़े लंबे यहाँ तक। ये क्या दिखा रहा हूँ मैं? एसोसिएशन। क्या कर रहे हैं? सेम साइड के 4 लोब्स को मल्टीपल लेवल्स पर, हायर और लोअर और इवन बिहाइंड को फॉरवर्ड से, ये आपस में इस तरीके से, ये पूरा देखें, ये वाइट मैटर का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये 70% फाइबर्स तो ऐसे हैं। ये फाइबर्स हैं क्या? एसोसिएशन फाइबर्स। ये एसोसिएशन फाइबर्स हैं। उसके बाद जाहिर है इस दौरान बहुत सारे फाइबर्स ऐसे भी होंगे जो डायनसेफलॉन से यानी थैलेमस से उठ के कहाँ गए होंगे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, प्रोजेक्शन फाइबर्स। और कुछ होंगे जो क्रॉस कर रहे होंगे, इनको कहते हैं कम्युनिकेटर फाइबर्स। अब अगर कम्युनिकेटर फाइबर्स आपको दिखाए जाएं तो कम्युनिकेटर फाइबर्स कैसे होंगे? एक साइड को दूसरे साइड से कनेक्ट कर रहे होंगे ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पॉइंट्स पर, यानी जो वो पॉइंट होगी ये पॉइंट होगी। ऐसी कितनी पॉइंट है? लाखों करोड़ों, दूसरी तरफ भी लाखों करोड़ों। तो ऐसे लाखों और करोड़ों जो फाइबर्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो ये भी ठीक ठाक कोई 20% तो बना ही देंगे आपका वाइट मैटर का हिस्सा। और ये जब फाइबर्स क्रॉस करेंगे तो मिड लाइन में उनकी थिकनेस होगी कि नहीं? ये देखिए, मैंने इधर से भी फाइबर लेके आया, इधर से भी, ऐसे करके मिड लाइन पे मैं काटूंगा तो ये दोनों फाइबर्स की थिकनेस मुझे फील होगी कि नहीं? और जैसे मैं कट करूंगा यहाँ पर, उधर मुझे क्या नजर आएगा? थिकन्ड पार्ट नजर आएगा, कोई थिकन्ड फाइबर्स बैंड नजर आएगा वहाँ पर। क्या वो बैंड होता है कि दरअसल ये फाइबर्स की क्रॉसिंग की वजह से होता है? तो वो जो बैंड नजर आए ना, उसको बोलते हैं कमीजर। किस वजह से बना है? इन फाइबर्स की क्रॉसिंग की वजह से। इन फाइबर्स का नाम क्या डाला था? कमीजरल फाइबर्स, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इनमें मैं आपको जब सजाइडल सेक्शन काटूंगा ना, कमीजर कहाँ नजर आएगा आपको? जब आप काटेंगे उसका सजाइडल सेक्शन, तभी तो मिड लाइन कटेगी ना। मिड लाइन कटेगी तो उस जगह क्या नजर आएगा? थिकन बैंड नजर आएगा। इसको हम कमीजर कहते हैं। ऐसा कमीजर आपको सजाइडल सेक्शन में, तो मैं सजाइडल सेक्शन काट रहा हूं, वहां पर आपको थिक बैंड दिखा रहा हूं जो आपको आइडिया देंगे कि फाइबर्स कहां कहां पर क्रॉस हुए हैं। उनको देखें यहां पर, चलिए। अब यहां पर आप देखिए, इस जगह पर आप कंसंट्रेट करें। ये मैं आपको राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिखा रहा हूं। जब राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर पर फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल विदाउट इंटरप्शन, जब लाखों करोड़ों फाइबर्स विदाउट इंटरप्शन क्रॉस होते रहे, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, ऐसे 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 क्रॉस होते रहे, तो आपको वो जो सजाइडल सेक्शन में बैंड मिलेगा वो टुकड़ों में मिलेगा कि कंटिन्यूटी में मिलेगा? क्यों? क्योंकि फाइबर्स विदाउट इंटरप्शन क्रॉस कर रहे हैं। और अगर इस तरीके से काटेंगे तो वो वाला जो ये थिक बैंड है वो ये है ग्रीन कलर का जो दिखाया जा रहा है। ये क्या है? ये थिक बैंड है। ठीक है, सिर्फ बैंड है कि दरअसल फाइबर्स की क्रॉसिंग की वजह से बना है। तो ऐसे बैंड का नाम है, ये सबसे बड़ा, थिकेस्ट और सबसे लार्जेस्ट कमीजर है ये। इसमें फाइबर्स क्रॉस हो रहे हैं किसके? फ्रंटल वाले यहां हो रहे हैं, पैराइटल और टेम्पोरल वाले वो पीछे हो रहे हैं, ऑक्सीपिटल वाले विदाउट इंटरप्शन। इसका मकसद है कि एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपके दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ बाकायदा इन कम्युनिकेशन है। हर इंफॉर्मेशन जो राइट को मिलती है वो पास ऑन करता है लेफ्ट को, और लेफ्ट को मिलती है वो तो पास ऑन करता है राइट को। इस कमीजर का नाम है कार्पस कैलोजम। क्या? इसको कार्पस कैलोजम कहते हैं।
कार्पस बॉडी को कहते हैं वैसे, इसे नाम, क्योंकि ये ज़ाहिर है हमारी लैंग्वेज में, ज़ाहिर है नेटिव लैंग्वेज नहीं है ना, इसलिए आप में बड़ी सी चीज़ें लगती हैं, शायद कुछ ऐसा नहीं है। ये कार्पस कहते हैं बड़े को, बॉडी को। कैलोसस कहते हैं बड़े को, ह्यूज मैग्नीफाइड को कहते हैं कैलोसस, कैलोजम। तो हम इसको कहते हैं बहुत बड़ी बॉडी। इससे बड़ी और कौन सी बॉडी है, यहाँ तो नज़र ही नहीं आ रही कोई। इसका नाम है कार्पस कैलोजम, सबसे बड़ा कमीजर ये है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा बड़ा कमीजर है इससे कुछ छोटा, वो अमूमन क्या करता है, वो अमूमन जो टेम्पोरल के फाइबर हैं एक साइड के दूसरे साइड के टेम्पोरल फाइबर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाता है, वहां क्रॉस होते हैं। वो इससे थोड़ा सा छोटा कमीजर है, इससे नीचे है, और वो है ये। अब यार देखें इसकी चौथाई भी नहीं है। इस कमीजर का नाम है फॉर्निक्स। क्या नाम इसका? फॉर्निक्स। तो लार्जेस्ट कमीजर बीइंग कार्पस कैलोजम, द सेकंड लार्ज बीइंग द फॉर्निक्स। फॉर्निक्स क्या कम्युनिकेट कराता है, कहां से? टेम्पोरल के फाइबर टेम्पोरल के साथ आते हैं, ये खास तौर पे ये वाले फाइबर। उसके बाद कुछ और छोटे छोटे कमीजर भी हैं, जो छोटे छोटे बैंड्स। छोटे बैंड्स का मकसद है कि वो जो स्मेल होती है, स्मेल का जो एहसास है, आपको पता है स्मेल थैलेमस में नहीं जाती, वो सीधा सेरिब्रम में जाती है, और सेरिब्रम के टेम्पोरल वाले एरिया में जाती है। तो स्मेल एक नोज की जाएगी एक में और दूसरे की जाएगी दूसरे में। तो क्या ये अपनी अपनी स्मेल लेंगे कि आपस में भी कम्युनिकेट करेंगे? कोई बहुत बड़ा बैंड होगा कि छोटा सा बैंड होगा? तो वो छोटा सा बैंड होगा। वो छोटा सा बैंड इस तरीके से जब क्रॉस करेगा तो उस जगह थिकनिंग तुम्हें कोई बड़ी मिलेगी कि बहुत छोटी सी मिलेगी? वो छोटी सी मिलेगी, तो वो छोटी सी थिकनिंग ये देख लो। ये एक और कमीजर, क्या ये कमीजर है कि ये कमीजरल फाइबर से बना है? ये कट में तुम्हें थिकनेस मिला है। दरअसल क्या होगा, ये फाइबर्स आए होंगे यहां से और फाइबर्स आए, कट लगाया तो वो थिकनेस मिला पार्ट आपको। इसका नाम है यहां पर एंटीरियर कमीजर। ठीक इसके पीछे लाइक दिस, इधर यहां एक और कमीजर जो इससे भी छोटा है, इसका नाम है पोस्टीरियर कमीजर। ये पोस्टीरियर कमीजर है। ये छोटे छोटे कमीजर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा कमीजर कार्पस कैलोजम है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्पस कैलोजम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस। और इसके बाद दूसरा फॉर्निक्स। ये सारे, ये जितने क्या हैं, ये कमीजरल फाइबर्स से बने हुए, उनसे क्रिएट किए हुए वो थिकन्ड बैंड्स हैं जो मिड लाइन में कटने की वजह से आपको नजर आ रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल ये कमीजर्स जब आप यहाँ पे देखते हो, तो उसके बाद ये फाइबर्स तो आते जाते नजर आएंगे वाइट मैटर में, लेकिन वाइट मैटर में बड़ा हिस्सा किसका है? एसोसिएशन फाइबर्स का। क्या सिर्फ वो कि 10% हिस्सा प्रोजेक्शन फाइबर्स का भी है? और इसे बीचों बीच क्या मौजूद है? कैविटी मौजूद है, जिसका नाम है वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल तो है ही, लेकिन उस वाइट मैटर में डूबे हुए कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी नजर आएंगे, कुछ छोटे कुछ बड़े, इनका नाम बेजल न्यूक्लिया है। जब ये सब आप यहाँ देख लेते हो ना, तो इन सब के स्ट्रक्चर के साथ है, फिर उसके ऊपर आप ये यूँ समझ लो कि ये सब आपने जब बनाया है तो आपने एक केक बना दिया है, और इस केक के ऊपर डालेंगे क्या? क्रीम। और इस क्रीम का नाम होगा कार्टेक्स। समझ? उस कार्टेक्स को तो चल के देखते हैं, थोड़े इसके डायग्राम्स देखें, थोड़ा सा और आइडिया लें कि ये कार्टेक्स के अलावा जो नीचे की हकीकत है वो है क्या, और किस तरीके से ये बेजल न्यूक्लिया सेटल्ड हैं, और ये वेंट्रिकल वगैरह बनते कैसे हैं, ये किस तरीके से नजर आते हैं यहाँ पर। तो हम ऊपर से कार्टेक्स डालते हैं, क्योंकि आखिरी जो हमारी स्टेशन है वो यकीनन कार्टेक्स है, सेरिब्रल कार्टेक्स। ये सारे जितने भी आपको सेंसरी परसेप्शंस, एहसास, मोटर एक्टिविटी, प्लानिंग, मेमोरी, इमोशंस, हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी जितनी भी होती है वो आपको यही नजर आती है यहाँ पर। क्या हुआ? ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम चल के देखते हैं। अब एक चीज़ आप देखें, इसको थोड़ा सा समझें। ये कार्टेक्स है, देखिए ये वाइट मैटर वगैरह जो है ये तो खासा कॉम्पैक्ट है, ऐसे नहीं फैला हुआ है, फूला हुआ नहीं है, ऐसे कॉम्पैक्ट है, फाइबर्स बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के। फिर वेंट्रिकल है, फिर उसके अंदर ही हमने डाल दिए हैं बेजल न्यूक्लिया वगैरह। हम उसके ऊपर डालना चाहते हैं क्या? कार्टेक्स। अब कार्टेक्स जो है ना वो छोटी नहीं है, वो खासी बड़ी है। जैसे आपका बेड है 3 फीट चौड़ा मुश्किल से, लेकिन उसके ऊपर जो कंबल आप डाल रहे हैं वो 7 फीट है।
हम चाहते हैं कि वो कंबल जो है वो 3 फीट में समा जाए, तो कैसे होगा? लिपटाएंगे, फोल्ड करेंगे। आप इसे करेंगे ना, ऊपर डाल देंगे, लेकिन आप ज़मीन पे गिरने नहीं देंगे, तो फोल्ड करेंगे ताकि वो 3 फीट आपके बेड के ऊपर अकोमोडेट हो जाए। तो क्या हो जाएगा? सिलवटें आ जाएंगी उसके ऊपर। क्या ये सेम ऐसा ही है तुम्हारे कार्टेक्स के साथ। अगर कार्टेक्स को तुम सीधा सीधा ऐसे लगाओ, लाइक दिस, ऐसे लगा दूं मैं कार्टेक्स पर ऐसे, और तुम्हारा व्हाइट मैटर हो इतना, ये व्हाइट मैटर की जगह हो इतनी, तो ये कार्टेक्स तो तुम्हारे व्हाइट मैटर से निकल गया। व्हाइट मैटर तुम्हारा क्रेनियल कैविटी में है, तो फिर कार्टेक्स तो तुम्हारा अपनी खोपड़ी से ही निकल गई आपकी कार्टेक्स। तो आप क्या करेंगे? उसको लपेटेंगे। लपेटने से ज़्यादा क्या करेंगे? फोल्ड करेंगे ताकि उससे साइज का हो जाए। तो ये मैं इसके ऊपर जब डालूंगा तो कैसे डालूंगा? ये मैं व्हाइट मैटर इतना है, अगर व्हाइट मैटर इतना है, कार्टेक्स इतना बड़ा है ऐसे, तो मैं इसको फोल्ड करूंगा। तो ये फोल्ड जब करेंगे तो उस व्हाइट मैटर की साइज का हो गया कि नहीं? तो ये फोल्ड हो गया। कौन फोल्ड हुआ है? हाँ, कार्टेक्स। किसकी कार्टेक्स? तो आप सेरिब्रल कार्टेक्स को फोल्ड करेंगे। अगर आप फोल्ड करेंगे ऐसे, जगह कम है, तो फोल्ड करेंगे तो हर फोल्ड के बीच में गैप आएगी कि नहीं? तो हम कहेंगे उसको फिशर। तो ऐसे तुम फिशर बना सकते हो। क्या जगह है? इतनी जगह है भाई, फोल्ड किया है तो जगह नहीं होगी तो फोल्ड किया है ना, तो इतनी जगह अफोर्ड कर सकते हो क्या? हर फिशर में इतनी इतनी जगह हो, तो इसे कंप्रेस होगा ऐसे, इट विल बी जस्ट लाइक दिस। अब जो ऐसे कंप्रेस हुआ तो ऊपर से फिशर नजर आएगा कि लाइन नजर आएगी? ऐसी लाइन को बोलते हैं सल्कस। क्या बोलते हैं? ऐसी लाइन है तुम्हें ये नजर आ रही है। ये क्या सिर्फ लाइन है कि इसमें अंदर हाथ चला जाएगा तुम्हारा? ये फोल्डिंग्स हैं, ये फोल्डिंग्स की लाइन है। तो ऐसी चीज को बोलते हैं क्या? सल्कस। बहुत सारे को बोलते हैं सल्का है। तो अगर मैं यहां इस तरीके से ऐसे बनाऊं, लाइक दिस, ये ऐसे मैं फोल्ड करूं लाइक दिस, तो ये फोल्ड दरअसल कौन हुआ है? कौन? कार्टेक्स। सेरिब्रल कार्टेक्स ऐसे फोल्ड हुई है। तो अगर मैं सल्कस में अंदर हाथ डाल भी दूं, अगर, क्या सल्कस में डाल सकता हूं कि ऊपर मुझे सल्कस नजर आएगी लेकिन अंदर जगह तो होगी ना? अगर मैं अंदर जाऊं तो इस सल्कस का पोस्टीरियर वाल कौन बना रहा होगा? कार्टेक्स। बॉटम कौन बना रहा होगा? और इसके इंटीरियर वाल किसने बनाई होगी? कार्टेक्स। तो सल्कस जो है ये बेसिकली एक लोकेशन है। मैं लोकेट कर सकता हूं कि बाबा ये एक सल्कस है, सल्कस का चल के नाम डालेंगे। आप कह सकते हो कि जिस सल्कस में मैं जा रहा हूं उसकी पोस्टीरियर वाल कौन है? कार्टेक्स। और वो कोई खास किस्म का काम करती है, क्योंकि हर कार्टेक्स का अब क्या होगा? रोल होगा। जैसे फलां जगह पर कोई फलां फ्रूट, फलां जगह पर कोई मिठाई, तो फलां जगह पर कोई रबड़ी, तो फलां जगह पे कोई ये, हर एक का अपनी अपनी स्पेशलिटी है। और ये लोकेशन, तो सल्कस का नाम डालेंगे और फिर बोलेंगे कि फलां सल्कस के पोस्टीरियर वाल की जो कार्टेक्स है ये फलां काम करती है। समझ गए? तो हमें क्या मिलेगा? हमें लोकेशंस मिलेंगी, और इसके बेस पर मैं आपको दिखाता हूं कि सल्का का क्या फायदा है। वरना तो सल्कस क्या है? कुछ भी नहीं, जगह है एक बस। असल इंपॉर्टेंस किसकी है? वहां के मौजूद कार्टेक्स की। अब क्या सिर्फ सल्कस की कार्टेसेस हैं कि जो चीज न जा सकी वो, ये अंदर सल्कस चले गए तो यहां पे भी क्या है? आगे कार्टेक्स, पीछे कार्टेक्स, बॉटम में भी कार्टेक्स। जो अंदर चला गया ये फोल्ड, तो ये सल्कस के अंदर है। लेकिन क्या सभी सल्कस बनाते हैं कि कुछ नहीं भी हैं कार्टेक्स जो सल्कस नहीं बन पाती? वो ये है जिसपे तुम्हारा हाथ लगता है ऐसे, ये अंदर गए तो ये कार्टेक्स, ये कार्टेक्स, ये कार्टेक्स। लेकिन ये भी तो है ना, कौन सी? ये कौन सी कार्टेक्स? जो दो सल्काए के बीच में है, जो सल्कस नहीं बन सकी। वो जो नहीं बन सकी तो उस उभरी हुई चीज का नाम होता है गायरस। क्या बोलते हैं? गायरस। गायरस खुद क्या है? कार्टेक्स है। तो गायरस के अपने नाम है और उस कार्टेक्स का फंक्शन है, ये हमें यहां देखना है बस। तो कार्टेक्स में दो चीजें क्या याद करें? एक है सल्कस और दूसरा है गायरस। सल्कस वो डिप्रेशन जिसकी वजह से वो लाइन बनी है, और दो लाइनों के बीच में जो उभरी हुई चीज जो न जा सकी नीचे और उभरी हुई है उसका नाम गायरस है। आप यहां पे देख सकते हो लाइक दिस, ये उभरे हुए जो मैं हाथ लगा रहा हूं ये क्या है? सब
ये गायरस हैं, और एक गायरस और दूसरे गायरस के बीच में ये क्या है, सल्कस है। और सल्कस के अंदर हाथ डालो तो उसकी बैक में भी कॉर्टेक्स, फ्रंट में भी कॉर्टेक्स, बॉटम में भी कॉर्टेक्स। क्यों? क्योंकि ये टर्न करके वापस आ गई तो बॉटम में भी ये कॉर्टेक्स है। इन सल्काय के कुछ हम नाम डालने जा रहे हैं। ये इन सल्काय, जहां छोटे छोटे सल्काय भी मिलेंगे तुम्हें, एक को बोलते हैं सल्कस, बहुत सारों को प्लूरल होता है उसका सल्काय। एक को बोलते हैं गायरस, बहुत सारों को नाम होता है गायरा, प्लूरल उसका है गायरा। तो ये सल्कस और गायरस यहां पर हम देखेंगे। इन सल्कस के बेस पर आपका ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर 4 लोब्स में डिवाइडेड है। बड़े सल्काय, जैसे आपका मुल्क 4 प्रोविंसेस में, लेकिन हम पता चलता है कि अंदर जैसे हम प्रोविंस में जाते हैं, प्रोविंस में फिर छोटी लाइनें हैं जो इनको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करती हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट्स तालकों में होते होंगे, इतना हम डीप डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम देखेंगे वो 3 बड़ी लाइनें जो किसी कंट्री को 4 प्रोविंसेस में डिवाइड कर देती हैं। ये लाइनें होती हैं बाकायदा। आपको यहाँ से जाएंगे तो कोई ऐसा शहर होगा, ऐसी लाइन होगी, जैसे आप इवन अपने प्रोविंस में होते हो तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। यहाँ से आप जाएंगे तो हैदराबाद है, यहाँ से आगे जाके पता चलेगा कि हैदराबाद ख़त्म, जामशोरो शुरू डिस्ट्रिक्ट। इसका मकसद वेलकम टू जामशोरो, लेकिन ऐसे नहीं कि वेलकम हो गया तो हो गया। इधर बाकायदा रेवेन्यू वालों की एक लाइन होती है। ये लाइन छपी हुई नहीं होती है, नक्शे में होती है, उनको पता होता है। तो यहाँ आपको पता होगा कि ये लाइन क्या है। यहाँ जो लाइन है जो जामशोरो और हैदराबाद को जहाँ से डिवाइड करेगी कि भाई ये लाइन है, जहाँ लाइन होगी नहीं लेकिन नक्शे में रेवेन्यू में होगा वो। और खुदा न खास्ता कोई हादसा हुआ ना तो फिर पुलिस जो होगी जामशोरो वाली वो कहेगी कि भाई हमारी तरफ हुआ है तो हम वो उसको रिपोर्ट करेंगे। अगर उस तरफ हुआ तो वो जामशोरो वाली देखती रहेगी, जाएगी नहीं। और ये लाइन कहाँ है? ये लाइन है तुम्हारी, ये जो ब्रिज है ना आपकी, ये जिसको हम कोटड़ी बैराज कहते हैं, ये कोटड़ी बैराज, ये जो जामशोरो की पुल है ना जिसको हम बोलते हैं, जहाँ ये बैराज और दरवाजे लगे हुए हैं, इसका नाम कोटड़ी बैराज है। जैसे नहीं है कि वो जामशोरो में है तो तुम कोटड़ी बैराज नहीं कहोगे उसको, इट्स कोटड़ी बैराज, इज बैराज। उसके हाफ पर, ये 1 किलोमीटर की है, तो 500 मीटर उधर 500 मीटर इधर, यहाँ लाइन है कि उस तरफ 500 मीटर जामशोरो के हैं, इस तरफ 500 मीटर हैदराबाद के। तो इसका मकसद है कि ये हैं क्या, ये माइनर लाइंस हैं, ये माइनर सल्काएं हैं जो डिवाइड करेंगे उनको किसमें, लोब्यूल्स में। बड़ी लाइनें डिवाइड करेंगी उसको किसमें, लोब्स में। कितने लोब्स? 4 लोब्स। तो लाइनें कितनी? कम से कम 3। चलिए देखें यहाँ पर आप उसको। अगर ये लाइन में बाद में कराता हूं, लेकिन आपको एक चीज बताऊं पहले। अगर इसको मैं ऐसे सजाइडल सेक्शन काट के लेफ्ट राइट करके दिखाऊं लाइक दिस, तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक सरफेस तो ये है इसका सुपीरियर सरफेस, ये है लेटरल सरफेस, कोई बॉर्डर ही नहीं बीच में, तो इसको पूरे को मिला के हम कहते हैं सुपीरियर लेटरल सरफेस। लेकिन जैसे मैं यहां पहुंचूंगा, एकदम से टर्न करके यहां आऊंगा तो ये मेरा मीडियल सरफेस है, इसलिए इस बॉर्डर का नाम पड़ जाता है सुपीरियर मीडियल बॉर्डर। समझ रहे? तो ये सुपीरियर लेटरल सरफेस है, ये सुपीरियर मीडियल बॉर्डर है, और इस तरफ जब मैं देखूंगा तो ये मेरा मीडियल सरफेस है, और इसको जब मैं ऐसे करके देखूंगा तो ये मेरा इंफीरियर सरफेस है। अब यहां इस पूरे सरफेस को जब आप यहां पे देखोगे तो आप देखें कि जब मैं यहां टच करूंगा तो आगे ये है मेरा फ्रंटल लोब, या के खत्म होता है तो इसको कहते हैं फ्रंटल पोल। थोड़ा नीचे आऊंगा तो ये देखिए टेम्पोरल यहां खत्म होता है तो इसको बोलते हैं टेम्पोरल पोल। यहाँ मेरा ऑक्सीपिटल खत्म होता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल पोल। पैराइटल बीच में होता है तो इसके पोल्स होते नहीं हैं, और इसके ये सरफेसेस तुम देख रहे हो यहाँ पर। अब इनकी मैं मेजर सल्का यहाँ ट्रेस करता हूँ 3, जो इसको 4 प्रोविंसेस में डिवाइड कर देंगे कि ये मेरा फ्रंटल, ये पैराइटल, ये ऑक्सीपिटल, ये टेम्पोरल। चलें देखें इसको यहाँ पर आप। आप यहां पर देखें कि ये एक सल्कस है, इसका नाम है सेंट्रल सल्कस। अगर आप इसको ट्रेस करना चाहें ना अगर मॉडल पे, तो ये जो आपका सुपीरियर मीडियल बॉर्डर है, इसके ऊपर आप कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन रखें ऐसे, जो पॉइंट आपको सबसे पहले टच करे वो उसकी हाईएस्ट पॉइंट होगी। इस हाईएस्ट पॉइंट से थोड़ा सा अंदर आपको, थोड़ा सा पीछे आपको एक डेंट मिलेगा ऐसे,
इस डेंट को आप मीडियल साइड पर थोड़ा सा ले जाएं, सुपीरियर लेटरल एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा ले जाएं नीचे तक। तो ये जो लाइन क्रिएट हुई है इसका नाम है सेंट्रल सल्कस। इसका नाम क्या है? ये सेंट्रल सल्कस है। एक सल्कस ये है। उसके बाद ये सेंट्रल सल्कस नीचे तक नहीं जाएगी, ये आपको यहां एक सल्कस मिलेगी, इसका नाम है लेटरल सल्कस। नेम इज लेटरल सल्कस। फिर जैसे आप पीछे आएंगे, ये कौन सा पोल है? ऑक्सीपिटल पोल। ऑक्सीपिटल पोल से तकरीबन यूँ समझ लो कि आप कोई 5 सेंटीमीटर अगर इस बॉर्डर पर ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डेंट मिलेगा। ये डेंट सुपीरियर सरफेस पे कम, मीडियल सरफेस पे ज़्यादा आएगा, वो अंदर की तरफ ज़्यादा होगा। ये यहाँ कम और अंदर ज़्यादा होगा। इसको हम कहते हैं पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। तो कितनी सल्काएं क्रिएट हो गई? 3 सल्काएं क्रिएट हो गई। अब आप कह सकते हो कि एंटीरियर टू द सेंट्रल, अबव द लेटरल, यानी एंटीरियर टू द सेंट्रल सल्कस, अबव द लेटरल सल्कस, अप टू द फ्रंटल पोल। जो लोब इस वक्त आपके हाथ में है इसका नाम है फ्रंटल लोब। तो ये कौन सा लोब क्रिएट हो गया? फ्रंटल लोब क्रिएट हो गया। किसने हेल्प किया आपकी? इन 2 सल्काएं ने हेल्प की और पोल ने। तो आप कह सकते हैं कि एंटीरियर टू द सेंट्रल सल्कस, अबव द लेटरल, अप टू द फ्रंटल पोल, दिस इज नाउ योर फ्रंटल लोब। अब आप जो है पीछे की तरफ, बिहाइंड द सेंट्रल, अप टू द पैराइटो ऑक्सीपिटल, बट अबव द लेटरल, जो पोल जो आपका ये लोब क्रिएट हो गया है, इसका नाम है पैराइटल लोब। फिर आप देखेंगे कि बिलो द लेटरल, अप टू द पैराइटो ऑक्सीपिटल, ये जो आपका लोब क्रिएट हो गया है ये टेम्पोरल है। और बिहाइंड द पैराइटो ऑक्सीपिटल, अप टू योर ऑक्सीपिटल पोल, ये तुम्हारा ऑक्सीपिटल लोब है। तो दरअसल आपके इन 4 लोब्स में डिवाइड करने का रोल किसने प्ले किया? इन सल्काएं ने। इससे तो आपके सिर्फ 4 लोब्स बन गए। लेकिन हर लोब में क्या सिर्फ लोब हैं कि हर लोब से अंदर और भी माइनर सल्काएं हैं जो इनको डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वर्ट कर देंगी? तो इनको डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वर्ट करने वाली अब माइनर सल्काएं आएंगी। जैसे ना आप सिंध को पंजाब से डिवाइड करना है तो एक लाइन होगी कहीं ना कहीं, लेकिन फिर जो सिंध है तो उसके डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड करने के लिए फिर छोटी छोटी लाइनें होंगी। तो यहाँ पर फ्रंटल लोब हैज़ अ मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मोटर एक्टिविटीज़। ये मोटर एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है, मेजर एक्टिविटी इसकी मोटर है। उसके अलावा भी बहुत सारे और काम हैं इसके, लेकिन मेन जो एक्टिविटी है वो है मोटर, नंबर 1। उसके बाद जो पैराइटल है उसका मेन एक्टिविटी है सेंसरी। लेकिन सेंसरी में जो 2 वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल सेंसरी एक्टिविटीज़ हैं, एक हियरिंग और एक विजन, वो फिर पैराइटल में नहीं, नेचर ने उसके लिए 2 लोब्स अलग रखे हुए हैं। अगर है विजन तो ऑक्सीपिटल और अगर हियरिंग है तो टेम्पोरल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनके यही फंक्शंस हैं, इनके अलावा और भी बहुत फंक्शंस हैं, लेकिन ये भी उनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं इस हिसाब से। अब यहाँ फ्रंटल को आप यहाँ पे देखिए। अब फ्रंटल के अंदर कौन सी एरियाज ज़्यादा देखने को मिलेंगी तुम्हें? सेंसरी के मोटर। तो फ्रंटल इज मोर मोटर। अब यहां पर आप देखें कि फ्रंटल में कौन सी मेन मोटर एरियाज आप देखने जा रहे हो, इसको आप देखें यहां से। ये देखें आप, ये अभी मैंने आपको एक सल्कस दिखाई थी ना, विच सल्कस?
सेंट्रल सल्कस। ये एक और दिखाई थी क्या, लेटरल। और ये यहां तो कम होती है, लेकिन बहरहाल ये पैराइटो ऑक्सीपिटल। ये है तुम्हारा फ्रंटल लोब। ये फ्रंटल लोब है, इसके अंदर ज़्यादा मोटर एक्टिविटी है, वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी। और ये वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी, इसको डिवाइड करने के लिए मुझे छोटी छोटी सल्काय का सहारा लेना होगा। अब ये एक सल्कस में माइनर सल्कस लेके आ रहा हूं। किसके आगे, ठीक है ना, ये कौन सी सल्कस थी, तो ये किसके आगे है, सेंट्रल के आगे। तो सीधा क्यों नहीं नाम डाल देते प्री सेंट्रल सल्कस, जो भाई सेंट्रल के आगे हो, उसका नाम क्या होना चाहिए, तो इसका नाम है प्री सेंट्रल सल्कस। ये प्री सेंट्रल सल्कस है। अब एक प्री सेंट्रल सल्कस, ये सेंट्रल सल्कस, इन दोनों के बीच में जो उभरी हुई चीज होगी, क्या वो गायरस नहीं होगा क्या? ये गायरस सेंट्रल के आगे है कि पीछे है? ये सेंट्रल के आगे है कि पीछे है? ये सेंट्रल है कि नहीं? ये फ्रंटल है, ये फ्रंटल पोल है। तो ये सेंट्रल के आगे की सल्कस है कि सेंट्रल, ये गायरस, ये क्या है, गायरस है कि नहीं? ये गायरस सेंट्रल के आगे है कि सेंट्रल के पीछे है? तो आगे है, तो इसका नाम डाल दो प्री सेंट्रल सल्कस के गायरस, गायरस। ये प्री सेंट्रल गायरस है। और ये है तुम्हारी असल मोटर एरिया, जो आप वॉलंटरी फंक्शन करते हो ना राइट से, ये दरअसल राइट वाले जो हैं वो लेफ्ट प्री सेंट्रल गायरस में जनरेट होते हैं ये सिग्नल्स, और जो लेफ्ट से करते हो तो वो राइट से जनरेट होते हैं। तो ये तुम्हारी जो मोटर एरिया है, ये है वो जहां आपके पूरे बॉडी के हर फंक्शन जो भी आप करते हो उसके न्यूरॉन्स यहां बैठे हैं, असल सिग्नल यहां से आते हैं। और ऐसे सिग्नल्स हैं कि हर बॉडी, जो टो का एरिया अलग है, फुट का एरिया अलग है, लेग का एरिया अलग है, थाई का एरिया अलग है, माउथ का अलग है, टंग का अलग है, लेनिक्स का अलग है, हर जो भी वॉलंटरी एक्टिविटी है उसके एरिया बाकायदा एलोकेटेड है वहां पर, यानी उसकी एरिया एलोकेटेड है। सबकी एरिया जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये नहीं है कि फुट मूव होगा तो किसी भी एरिया से मूव हो जाएगा, नहीं, फुट का टो मूव होगा तो टो की एरिया अलग होगी। और ऐसी एरिया होगी, अगर मैं इन एरियाज को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो यहां से उठेंगे क्या, यहां होंगी तुम्हारी सेल बॉडी, और सेल बॉडी से नीचे जाएंगे तुम्हारे एक्सॉन्स के बंडल्स, किससे गुजरते हुए, व्हाइट मैटर से गुजरते हुए, थैलेमस के साइडों से निकलते हुए आएंगे कहां, ब्रेन स्टेम में। और ब्रेन स्टेम से जब मेडुला ऑब्लांगेटा तक पहुंचेंगे तो सेम साइड जाएंगे कि अब क्रॉस होंगे, क्रॉस होंगे। तो सीधा बोलो कि यहां से उठते हैं तुम्हारे वो कार्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। ये है वो एरिया। जब भी आप किसी एरिया में जाएं कार्टेक्स में, 3-4 सवाल अपने आप से करें। नंबर 1, इस एरिया का एनाटॉमिक नेम क्या होना चाहिए, प्री सेंट्रल गायरस। फिर इसका काम क्या है, फंक्शनल, इसका नेम क्या होना चाहिए, फंक्शनल नेम क्या है, सेंसरी एरिया है कि मोटर एरिया है, इसका नाम है प्राइमरी मोटर एरिया। समझ, इसका नाम क्या है, प्राइमरी मोटर एरिया। नंबर 1 क्या, एनाटॉमिक नेम। तो हर एरिया जब कार्टेक्स की आती है ना, तो सबसे पहले उसका नाम डालते हैं, एनाटॉमिक नेम डालें उसका। क्या नाम है इसका, एनाटॉमिक नेम, फिर नंबर 2 इसकी लोकेशन। ये नहीं बोलेंगे सर ये नहीं, ये का मकसद है कि दूसरे को बता सको फोन पे, मॉडल न पड़ा हुआ, वरना तो एनाटॉमी सब कुछ ये है। आपसे बोलूँ, मैं पूछो आपसे भाई ह्यूमरस किधर है, आप सर ये है, सर ये है बाइसेप, फिर तो सभी आंसर ये है। जब आपको पेपर दिया जाएगा कि ये लिखें कि बाइसेप्स किधर है, उसकी ओरिजिन इंसर्शन कहाँ है, तो फिर क्या लिखेंगे, फिर तो लिखेंगे फ्राम, ये नहीं लिखेंगे सर ये है। ऐसे थोड़ी को आप बैठे हुए हैं उस एग्जामिनर के पास, इसलिए सबके नाम दिए गए हैं। आप जो किसी को बोल देंगे कि जामशोरो जाना है, तो बोलेंगे क्या, ये जो है ना, ये जामशोरो, फिर तो सब ये है, फिर तो न्यूयॉर्क भी यही है, फिर तो सभी यही है। तो आप उसको बोलेंगे यहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे आप, फलां जगह से जामशोरो की गाड़ी मिलेगी, ये साइड से जाएगी, फिर एक ब्रिज आएगा, उसके बाद ये फलां जगह पे आप, ये जामशोरो का, ये लियाकत यूनिवर्सिटी है ये, तो आप बताएंगे।
और अगर आप होके आए होंगे ना वहाँ से, फिर आपके बताने का अंदाज ही डिफरेंट होगा। और आपने अगर सुनी सुनाई बातें होंगी तो फिर तो आपकी बुकिश नॉलेज होगी, फिर पता नहीं वो जाम शुरू पहुँचेगा भी कि नहीं पहुँचेगा, फिर वो अपनी रिस्क पे पहुँचेगा वो उधर, क्योंकि आपको खुद ही पता नहीं है कि जाम शुरू किधर है, क्या उसको बता रहे हो, क्योंकि आपने भी पढ़ा हुआ है और पढ़े पढ़ाए से, जैसे ऑनलाइन डॉक्टर होते हैं ना यहाँ पर, तो ये देखा ही नहीं हुआ कुछ। और एनाटॉमी तो चीज़ ही टॉमी, मैं तो कभी कभी तो बिलीव कर रहे हैं, मुझे एनाटॉमी पढ़ाते हुए शर्म आती है, क्योंकि एनाटॉमी जो है ना, एनाटॉमी में आखिर लिखा है टॉमी, इसका मकसद है कि एनाटॉमी वो साइंस है जो आप बॉडी पे बैठ के जब कट करके देखते हो तभी वो साइंस है, वरना ये जो हम पढ़ रहे हैं ये तो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसे नजर आ रहा है। टॉमी का मकसद है कि यू हैव टू एक्चुअली सी द स्ट्रक्चर्स बाय योर नेकेड आइज वाइल कटिंग देम। कटिंग, टॉमी तो सीधा सा एनाटॉमी क्या मतलब है, टॉमी कटें उसको, काटें। कभी आपने काटा हुआ काटें क्या, कभी कटा हुआ देखा ही नहीं है, खुद क्या काटना है। इससे तो बेटर है, इस आपसे अच्छी एनाटॉमी तो कसाई को आती है, उसको सब पता है। आधे से ज्यादा ब्रेन तो हमने बकरी का पढ़ा हुआ है। और मैं तो बहुत सालों से लड़कों को, बच्चों को, जब से एनाटॉमी में डायसेक्शन ख़त्म हुई हैं, हाथ ही नहीं लगाते हैं, बॉडी है ही नहीं इस तरह वाले किसी ज़माने में। और हमने जब शुरू में जब हम आए थे, मैं जब फर्स्ट ईयर में इंटर हुआ हूँ, तो डायसेक्शन हॉल के अंदर जामशुरू में पहले दिन, फर्स्ट ईयर में पहला दिन, फर्स्ट डे, जैसे हम डायसेक्शन हॉल में दाखिल हुए, 6 डेड बॉडीज़ बिल्कुल नई, जिस पे हाथ ही नहीं लगाया हुआ किसी के, 6 डेड बॉडीज अलग अलग टेबलों पे थी, 6 ग्रुप्स के लिए, एक ग्रुप के लिए एक डेड बॉडी पूरी, और उस पर सफ़ेद कपड़े लगे हुए, ये वो फ्रोजन ये। और जैसे वहाँ से टीचर ने डेड बॉडियों से उठाया कपड़ा, तो 1-2 लड़कियाँ गिर पड़ी वहाँ पर। ये पहली दफ़ा उन्होंने डेड बॉडी देखी हुई थी। धड़ाम से 2-4 आवाज़ें हैं, हम परेशान हो गए, क्या हो गया। लड़के तो थोड़े फिर भी थोड़े मेंटली टफ होते हैं ना, लड़कियां थोड़ी इमोशनल बेचारी, तो वो 2-3 तो धड़ाम से गिर पड़ी। तो बाद में हमारे टीचर ने बताया कि हम तैयार रहते हैं, ये हर साल ऐसा होता है कि हमारी बच्चियां जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, ये डेड बॉडी उन्होंने पहली दफ़ा देखी हुई होती है। मैंने कहा सर डेड बॉडी तो हमने भी पहली दफ़ा देखी है, लेकिन गिरे हम नहीं हैं। तो यहाँ पर ये तो दूसरा क्या है, लोकेशन। लोकेशन का मकसद है कि आपसे कोई पूछे तो बता सकें, तो कैसे बताएंगे आप उसको। लोकेशन में आप बताएंगे कि दिस इज द गायरस बिटवीन सेंट्रल सल्कस बिहाइंड एंड द प्री सेंट्रल सल्कस इन फ्रंट, इसके बीच में लोकेशन। फिर जो तीसरी चीज है उसका फंक्शनल नेम, और इसका फंक्शनल नेम क्या है, वो है प्राइमरी मोटर एरिया। इसको बोलते हैं क्या, ये प्राइमरी। लोकेशन क्या है, ये और इसके दोनों के बीच में, बिटवीन सेंट्रल सल्कस एंड प्री सेंट्रल सल्कस। लोकेशन आप खुद ही कर रहे हैं, इसमें क्या बस। और ये है क्या, प्राइमरी मोटर एरिया। और ये करने के बाद फिर आप बोलेंगे कि इसके एफरेंट्स, यानी इसके ऊपर आता कौन है, और यहां से जाते फाइबर्स किधर हैं, इसके एफरेंट्स। और अगर आपको थोड़ा सा आगे और बढ़ना है तो फिर इसका एक नंबर भी होता है, अगर चाहें तो, न चाहें तो ठीक है। कुछ एरियाज ऐसी होती हैं जो अपने नंबर के हिसाब से मशहूर होती हैं, जैसे क्रेनियल नर्व्स है ना, कुछ ऐसी हैं जो नंबर के हिसाब से मशहूर हैं। ऑक्यूलोमोटर नर्व, उसका कोई अगर डिजीज हो जाए तो उसको थर्ड नर्व पैल्सी कहते हैं। जो थर्ड नर्व, फिफ्थ नर्व, सेवंथ नर्व, 12th नर्व, ये नंबर से मशहूर है इतनी। तो ये कुछ एरियाज ऐसी हैं जो नंबर से मशहूर है। वो नंबर बाकायदा एक साइंटिस्ट ने इनको दिया हुआ है, उस साइंटिस्ट का नाम है ब्रॉडमन, MANN, ब्रॉडमन। तो इनका नाम ही होता है ब्रॉडमन एरिया नंबर दैट, जो भी होगा। तो ये जो आपकी प्राइमरी जो एरिया है ना, ये प्राइमरी मोटर एरिया, ये इत्तेफाक से ब्रॉडमन नंबर 4 है। एफरेंट्स इसके कहां से आएंगे ये तो चले बाद में देख लेंगे, लेकिन इफरेंट्स इसके कहां जाएंगे ये आपको देखने होंगे। इफरेंट्स जाएंगे कहां जाएंगे, वो जो एडवाइस देने जा रहे हैं, विजडम आपके स्केलेटल एक्टिविटी को जनरेट करने के लिए। तो यहां से जो उतरेंगे तो किसका हिस्सा बनेंगे, व्हाइट मैटर का। और थैलेमस के साइडों से निकल के कहां आएंगे, मिड ब्रेन में, पोन्स में, मेडुला में, लास्ट टाइम क्रॉस हो जाएंगे, अब स्पाइनल कार्ड में। और स्पाइनल कार्ड के एंटीरहान सेल को स्टिमुलेट करेंगे तो तुम उस हिसाब से लिखोगे, उस हिसाब से काम करोगे।
तो ये क्या बना रहे हैं, ट्रैक्ट बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं, कौन सा ट्रैक्ट, कार्ट स्पाइनल थिलमेंट, स्पाइनल कार्ड से कार्टेक्स में गए हैं कि कार्टेक्स से नीचे गए हैं, कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। और कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का दूसरा नाम पिरामिडल ट्रैक्ट भी था। ये वो बनाते हैं, ये वो एरिया है, ये इतनी मशहूर एरिया जो अभी आपने देखी, ये आपकी प्राइमरी मोटर एरिया है। देखें यहाँ पर आप, ये थोड़ा सा और दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये देख रहे हैं आप, ये आपका सेंट्रल सर्कस है, ये पेरिसेंट्रल सर्कस है। इस दोनों के बीच में ये जो गायरस है, ये चौथा नंबर एरिया, ये थी आपकी प्राइमरी मोटर एरिया। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मोटर एरिया, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ये प्राइमरी मोटर एरिया है, क्या कर रही है, फंक्शंस दिखा रही है आपको। इस पे क्या है, इससे कौन सा ट्रैक्ट उठा है, पिरामिडल ट्रैक्ट। अब इसके अंदर पिरामिडल ट्रैक्ट में ये जो एरिया मैंने आपको दिखाई, इधर कौन सा फंक्शन हो रहा होगा, बॉडी का कोई हिस्सा, इसके नीचे कोई और हिस्सा, यानी पूरी बॉडी का जितना भी यहाँ पर मोटर एक्टिविटी का जो 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 फंक्शन कंट्रोल होता है, हर इलाके की बॉडी का एरिया अलग अलग होता है। तो अगर ऐसे अलग अलग होता है तो यहाँ बॉडी का कौन सा एरिया यहाँ रिप्रेजेंट होता होगा, हेड के फुट, हेड। थोड़ा नीचे आऊं तो, और आऊं तो, और इस तरीके से, ऐसा नहीं है। यहां जो है वो दरअसल तुम्हारा फुट है, इधर लेग है, इधर थाई है, इधर ट्रंक है, इधर हेड है। इसका मकसद है कि यहां जो तुम्हारी बॉडी छपी हुई है वो सीधी नहीं, उल्टी है, ये इन्वर्स है, उल्टा लटका हुआ है, और पूरा बॉडी वहां पर छपा हुआ है। ऐसे तो नहीं है कि कोई फोटो छपा हुआ होगा, इन लोगों ने बाकायदा पिन प्रिक करके देखा है कि कौन कौन से पार्ट मूव हो रहे हैं। इससे आइडिया हो गया है कि ये एरिया लेग का है, ये फुट का है, ये फलां का है, फलां का है। और इस तरीके से इन लोगों ने एक डायग्राम बना के वहां छाप के दिखाया है कि ये ऐसे रिप्रेजेंटेटेड है बॉडी यहां पर, और वो है ये डायग्राम। अब इसमें आप देखें, ये लेग से होता हुआ ये हैंड, ये हैंड से होता हुआ ये फेस हो, ये इसमें हैंड का एरिया सबसे बड़ा है। आप सर यहाँ हैंड तो इतना है, हैंड का एरिया लेग से भी, यानी पूरी देखें लोअर लिम्ब देखें 3 फीट की है, इसने इतना एरिया दिया है, हैंड का उससे भी बड़ा दिया है हैंड का। टंग का एरिया देखें बड़ा, फेस का बड़ा। ये एरिया इतने बड़े बड़े क्यों दिए हैं इनको, बड़े बड़े बंगले इसको क्यों दिए हैं इन लोगों ने, क्यों? क्योंकि ये वो एरियाज हैं जहाँ पर हाईली स्किल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, और जब हाईली स्किल्ड और कंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ होंगी तो यहाँ पर न्यूरोनल कंट्रोल कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो यहाँ डिप्लॉय करेंगे कम न्यूरॉन्स के ज़्यादा न्यूरॉन्स, तो एरिया की प्रोपोर्शन यहाँ कम मिलेगी कि ज़्यादा मिलेगी। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना इस वक्त जो बॉडी की यहाँ बनी हुई है, इसको कहते हैं हम मोटर होमनक्यूलस। दिस इज कॉल्ड मोटर होमनक्यूलस कहते हैं, जिसका आदि मोटर होमनक्यूलस। होमनक्यूलस का मकसद है कि ये टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बॉडी की, जो इन लोगों ने यहाँ डिटेक्ट की हुई है कि ये ऐसा है यहाँ पर। ऐसा फिर सेंसरी में भी है, लेकिन वो फिर सेंसरी एरिया में हो। तो मोटर होमनक्यूलस सीधा है कि उल्टा है, सीधा है कि रिवर्स है, इन्वर्टेड है। यहाँ पर लेग्स अबव, हेड बिलो। अब दूसरी चीज देखें यहां पर आप, क्या ये फ्रंटल लोब तुम्हारा इधर ही खत्म हो गया कि फ्रंटल लोब 80% अभी बाकी है? तो इसको आप क्या करें, इसको आप और कुछ माइनर सल्काए ले आएं जो इनको और डिवाइड कर दे। तो इन लोगों ने क्या किया है, यहां पर 2 माइनर सल्काए और ले आए हैं। ठीक है, ये माइनर सल्काए 2 और ले आए हैं हम लोग, जिन्होंने रेस्ट ऑफ द फ्रंटल लोब को कितने हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, ये जो सल्कस है इसको हम कहते हैं सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, और इसको कहते हैं हम इंफीरियर फ्रंटल सल्कस, जिसकी वजह से कितने लोब्यूल्स बन गए। ये बन गया तुम्हारा सुपीरियर फ्रंटल लोब्यूल, ये बन गया मिडिल फ्रंटल लोब्यूल, और ये बन गया इंफीरियर फ्रंटल लोब्यूल। ये समझ गए, ये एरियाज इस तरीके से बनी हैं। अब यहां इन एरियाज में कौन सा कार्टेक्स डालेंगे हम, कौन से फंक्शंस इनके, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आने वाला है
ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इसमें मैंने बताया ये फुट का एरिया, ये फला फला, ये इस तरीके से। जब ये वो एरिया होगा फिंगर्स का एरिया, रादर टोज का एरिया, फिंगर्स का नहीं क्योंकि ऊपर फुट है, ये फुट का एरिया, अगर यहाँ स्टिमुलेशन शुरू हुई तो कब पूरा फुट मूव करेगा एंकल समेत कि सिर्फ टोज मूव करेंगी? फंक्शन का सिर्फ टोज से हो जाता है कि पूरे फुट से? पूरे फुट से कि नी की ज़रूरत भी पड़ेगी? इसका मकसद है कि फंक्शन इंडिविजुअली नहीं होते। घर का जब काम शुरू होता है तो सिर्फ क्या एक मजदूर आता है कि उसके साथ एक मिस्त्री भी होता है? क्या सिर्फ मिस्त्री कि वहाँ तुम्हें किसी प्लम्बर की भी ज़रूरत पड़ सकती है और किसी शायद कारपेंटर की भी पॉसिबली ज़रूरत पड़े? आज जो काम होगा वहाँ मुझे 4 किस्म के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ये डिसाइड मिस्त्री करेगा कि ठेकेदार करेगा? तो इसका मकसद यह है कि जब भी कोई फंक्शन कोई एग्जीक्यूट होता है और मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ द मसल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बात किसको पता होती है कि मुझे ये प्रोग्राम करना है? ठेकेदार को। तो इसका मकसद है कि ये प्राइमरी मोटर एरिया ये नहीं करेगी, तुम्हें एक प्री मोटर एरिया की ज़रूरत पड़ेगी जो ठेकेदार होगा दरअसल। और वो प्री मोटर एरिया थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये मिडिल फ्रंटल लोब्यूल वाली ये एरिया होगी, ये काम करवाएगी। क्या? अगर आज काम होना है तो ये इसको भी फ़ोन करेगी, साथ में इसको भी और इसको भी, 4 लोगों को एट अ टाइम मंगवाएगी। तो क्या होगा इससे? जब आप बात करते हैं तो सिर्फ टंग मूव होती है कि लिप्स भी होते हैं? तो टंग इधर है, लिप्स इधर है। क्या सिर्फ लिप्स और टंग्स मूव होती हैं कि वोकल कार्ड मूव हो के आवाज़ भी बनती है? आप सिर्फ अपनी टंग को मूव करें और लिप्स को चलाएं तो क्या स्पीच बनेगी? क्या स्पीच तुम ही सुन सकते हो, सिर्फ ये तो समझ सकते हो कि मैं ये बोल रहा हूँ, दूसरे को पता चलेगा? इसका मकसद है कि तुम्हारे वोकल कार्ड्स के मसल्स भी मूव करना ज़रूरी है कि नहीं? अगर तुम प्राइमरीली काम करोगे तो सिर्फ टंग मूव करेगी, लिप्स थोड़ा मूव कर देंगे, लेकिन आवाज़ किधर है? तो आवाज़ करने के लिए तुम्हें वोकल कार्ड्स को मूव कराना पड़ेगा। तो ये काम किसको पता होगा? प्री मोटर एरिया को पता होगा। और ये प्री मोटर एरिया है तो फिर वही सवाल, एनाटॉमिक नेम प्री मोटर एरिया, लोकेशन इन द मिडिल पार्ट ऑफ योर इनिशियल पार्ट ऑफ योर मिडिल फ्रंटल गायरस। फिर इसके फंक्शनल एरिया का नाम क्या था? प्री मोटर एरिया तुमने डाला। और उसके बाद तुमने देखा इसके इफरेंट्स, तो इसके इफरेंट्स किधर जाते हैं? प्राइमरी मोटर एरिया को एट अ टाइम सीक्वेंशियली स्टिमुलेट करके तुम्हारा वो पर्पसफुल एक्टिविटी जनरेट करते हैं। प्रोग्राम इधर होता है। आज क्या काम होना है ये मिस्त्री को नहीं पता होता। मिस्त्री सुबह इंतजार करता है कि ठेकेदार का फ़ोन आएगा कि यहाँ पहुँचना है। वो सिर्फ वो मिस्त्री पहुँचेगा कि कारपेंटर भी, दूसरे भी? फिर वो काम होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल वहाँ प्लम्बर न पहुँचा, जिसने खुदाई नहीं की, तो मिस्त्री बैठा रहेगा उधर, और ये पता नहीं है कि मिस्त्री को करना क्या है। ये सारा काम इधर प्रोग्राम होता है। तो जब मैं इसको पिन प्रिक करूँगा तो कोई एक मसल मूव होगा कि ग्रुप्स होंगे मूव? तो ये प्री मोटर एरिया कहलाती है। प्री मोटर एरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, जो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। तो इसको प्री मोटर एरिया कहते हैं। वो इत्तेफाक से ये प्री मोटर एरिया जो है ये ब्रॉडमैन नंबर 6 होती है। दिस इज कॉल्ड ब्रॉडमैन नंबर 6। चलें ये प्री मोटर एरिया को देखें यहाँ पर। ये देखें आप यहाँ प्री मोटर एरिया। ये क्या थी? ये प्राइमरी मोटर एरिया 4 थी। ये 4 है कि आगे ये भी है, और ये है क्या? प्री मोटर एरिया। ये जब फंक्शन करेगी तो कैसे करेगी? क्या एक जगह को कि मल्टीपल को? क्योंकि पर्पसफुल एक्टिविटी करनी है, एक ग्रुप थोड़ी, बहुत सारे ग्रुप्स की जरूरत पड़ेगी। ये यहाँ पर मौजूद है। अब ये जो पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसने प्री मोटर एरिया में प्रोग्राम हुई है, तो इस पर्पसफुल एक्टिविटी में जो सबसे ज़्यादा बड़ी पर्पसफुल एक्टिविटी है, मोटर एक्टिविटी, वो स्पीच है। जिसमें क्या सिर्फ टंग इस्तेमाल होती है कि लिप्स भी और जा भी और फिर वोकल कार्ड्स भी? तो इसका मकसद यह है कि ये एरिया इतना स्पेशलाइज्ड काम, ये ठेकेदार इतना स्पेशलाइज्ड काम नहीं कर सकेगा। इसलिए स्पीच के लिए प्री मोटर एरिया नेचर ने अलग बनाई है। जैसे आपने देखा ना, एक सर्जन है, बहुत अच्छा सर्जन है, नो डाउट, अच्छे प्रोग्राम, अच्छी सर्जरी, लेकिन अब जो है सर्जरी जो है वो है ब्रेन की सर्जरी, और सर्जरी के अंदर उसने ऐसी चीज़, वो वेस्कुलर सर्जरी करनी है। तो किसी भी न्यूरोसर्जन से कराओगे कि उस स्पेशलाइज्ड न्यूरोसर्जन से कराओगे? तो नेचर ने ऐसी प्री मोटर एरिया फॉर स्पीच पर्पज ओनली वो यहाँ नहीं रखी, उसके लिए अलग कमरा बनाया है।
आपने देखा है, होता है ना सर्जरी में फिर पता चलता है कि ब्रेस्ट सर्जरीज बहुत हो रही हैं, उसके सोफिस्टिकेटेड चीज़ें आ गई हैं, तो फिर ब्रेस्ट सर्जरी का वार्ड अलग बना देते हैं, या सर्जरी के अंदर ब्रेस्ट सर्जरी का अलग यूनिट बना देते हैं। तो यहाँ नेचर ने एक प्री मोटर एरिया बनाया, बड़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, ये दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और इसको समझे। इससे कुछ पावर निकाल के इंफीरियर फ्रंटल लोब्यूल में, ये कौन सा लोब्यूल होगा नीचे, इंफीरियर फ्रंटल लोब्यूल में, इस जगह पर इस एरिया जैसी और एरिया बनाई है। ये तो बड़े वाले फंक्शन दूसरे करेगी, इसका खास फंक्शन होगा स्पीच से। तो इसका टारगेट कौन होंगे, किसके मसल्स होंगे, टंग के, लिप्स के, जा के और वोकल कार्ड्स के। तभी इसको नीचे बिठाया है। क्यों नीचे बिठाया है, क्योंकि उसको पता है कि मोटर होमनक्यूलस उल्टा लटका हुआ है, टंग वंग नीचे होगा और लैरिंक्स इसका नीचे होगा। तो इस एरिया को कहाँ बिठाऊं, ऊपर के नीचे? और ये एरिया बड़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। ये एरिया क्या करेगी, ये एरिया इस जगह पर, तो इसका नाम आप डालेंगे क्या, एनाटॉमिक। तो हम इंफीरियर फ्रंटल लोब्यूल, चलो लोकेशन देख लिया कहाँ पर है। फंक्शनल एरिया, ये क्या काम करेगी, मोटर फंक्शन करेगी। किस लिए, सिर्फ स्पीच के लिए। तो हम इसका नाम ही डाल देते हैं मोटर स्पीच एरिया, क्योंकि इसका काम सिर्फ स्पीच है और नहीं है। और कुछ करती तो ये क्या कम थी क्या। इसका नाम मोटर स्पीच एरिया है। ये मोटर स्पीच एरिया है। और मोटर स्पीच एरिया जो यहाँ पर हम देखते हैं, ये ब्रॉडमैन नंबर 44, 45 है। ये दो एरियाज मिलके, ये दो कमरे मिलके एक ही दुकान बनाई हुई है इन लोगों ने। इसका नाम है क्या, मोटर स्पीच एरिया। और ये जहाँ पर मौजूद है। और मोटर स्पीच एरिया, इसका फंक्शनल नेम है मोटर स्पीच एरिया। और ये एक साइंटिस्ट के नाम पर मशहूर है, और साइंटिस्ट का नाम है ब्रोका। तो हम इसको कहते ही हैं ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया। क्या कहते हैं, ये जब अपनी इफरेंट भेजती होगी तो टारगेट किसको करेगी, क्या फेस को, इनको, किस, टंग को, लिप्स को, जा को और वोकल कार्ड्स को। और जब जब जो जो काम चाहिए होगा वो काम आपको यहां से मिलेगा। प्रोग्राम स्पीच का ये करती है। अगर ना मैं यहां इसको डैमेज कर दूं तो क्या टंग काम करेगी कि पैरालाइज हो जाएगी? टंग काम करेगी, लेकिन स्पीच के वर्ड्स ना, वोकल कार्ड भी शायद थोड़ा बहुत कर दे, स्पीच वाले वर्ड नहीं बनाएगी। स्पीच का काम नहीं करेगी। टंग आपके अंदर खाने को रोल कर सकती है, पीछे फेंक सकती है, क्योंकि ऐसे रफ काम कौन कर सकता है, वो प्री मोटर एरिया भी कर सकती है। जैसे गूंगा एक अलग चीज़ है। गूंगे वो भी होते हैं जिनकी मोटर स्पीच एरिया में कोई गड़बड़ नहीं होती, वो शुरू से बहरे होते हैं तो स्पीच उनके कान में और उसमें ब्रेन में सेव ही नहीं होती, इसलिए वो गूंगे होते हैं। ये अगर फोल्डर डिलीट नहीं, फोल्डर इंस्टॉल ही नहीं हुआ होता, डिलीट नहीं हुआ है, इंस्टॉल ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो इंस्टॉल तो कान से ही होगा ना, जाहिर है। लैंग्वेज हम कैसे सीखते हैं, जो बोली जाती है वही हम सीखते हैं। अगर बचपन से ही कोई बहरा हो तो वो गूंगा भी होगा। वो डिलीट हो जाती है तो ज़ाहिर है कोई ट्रामा, कोई ऐसी चीज़ जो ब्लड वेसल्स अगर फॉर एग्जांपल कहीं ब्लॉक हो गई, वो एरिया ही चला गया, तो ज़ाहिर है वो ब्लॉक हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर ये यहाँ पर मौजूद है तो इसका मकसद है कि हम, तो अगर आपका ये स्पीच एरिया डैमेज हो गया, टंग पैरालाइज नहीं होगी, टंग काम करती रहेगी लेकिन स्पीच नहीं बन सकेगी। अगर इस किस्म की कोई डिजीज़ हो जाए तो हम इसको कहते हैं अफेजिया। कौन सी अफेजिया? क्या समझ नहीं पा रहे हैं कि समझ रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं मोटर अफेजिया। इसको मोटर अफेजिया कहते हैं, समझिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको हम कहते हैं ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया। ये एरिया 44, 45 है। उसके बाद क्या फ्रंटल लोब खत्म हो गया कि 60-70% अभी फ्रंटल लोब बाकी है आपका, और जो बाकी है वो ब्रॉडमैन नंबर 8, 9, 10 और 11 है। आप सर ये क्या काम करेगा? इसके अंदर यूँ समझ लो कि मेमोरी, जजमेंट, चीज़ों को समझना, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें, पैटर्न या जो अदब और आदाब होते हैं, कैसे बाहर निकलना है, जब कॉलेज में आना है तो किस तरीके से कपड़े, कैसे बिहेवियर, कैसे पैटर्न होना चाहिए, मेरा क्या है, ये सारा सोशल बिहेवियर, एवरीथिंग इज प्रेजेंट।
इन दिस एरिया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर फ्रंटल लोब, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसका नाम है क्या? इसका नाम है पूरे का, वो एरिया नंबर क्या है? ये 8, 9, 10 और 11। ये इतनी बड़ी एरिया है। और कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वहाँ इनकी एरिया ये ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि इसके अंदर जजमेंट होती है। जो बातें आप सुनते हैं ये सारी कोऑर्डिनेट करते हैं, यहाँ सबकी सुनते हैं, उसकी सुनी, उसकी सुनी, साइंटिफिक ये आर्ग्यूमेंट्स, ये फला, आखिर में आप फैसला करेंगे, तो फैसला यहाँ प्रोसेस होगा। ये सारा कुछ यहाँ पर होता है। अगर ये डैमेज होगी ना किसी वजह से, तो आपके अंदर वो पैटर्न, सोशल बिहेवियर, इसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। अब आप ये बाहर आएंगे भी ना, तो आपको पता होगा, आपको यही पता नहीं होगा कि यार लोगों के सामने कैसे उठा बैठा जाता है। ये मैं कॉलेज में आ गया हूँ, उधर थूकेंगे, ये पहले आप ऐसे नहीं थे। ये मैं आपको एक बताऊंगा, एक केस जिसके अंदर इसके डैमेज की वजह से वही प्रिंसिपल जो इतना बड़ा सोफिस्टिकेटेड वेल ड्रेस्ड होता था, इस किस्म की उसमें फॉल हो गई और ये लग गया, उसकी ब्लड वेसल रप्चर हो गई। 4 महीने की रेस्ट के बाद वो ट्रीटमेंट का जब वापस आया तो उसके बिहेवियर में बहुत बड़ी चेंजेस आ गई। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि वो कॉरिडोर के गमले में उसने यूरिन पास कर दी। अब अंदाज़ा लगाएं, इतना बड़ा प्रिंसिपल जिसकी इतनी ज़बरदस्त एक रेपुटेशन, वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो इसने क्यों किया? क्योंकि उसको सोशल बिहेवियर कंट्रोल और रेगुलेट करने वाला वो लोब जो है वो डैमेज हो गया था। ये प्रॉब्लम थी। तो इंसान, मैं बता रहा हूँ कि इंसान जो है वो किस लेवल से कहाँ तक पहुँच सकता है अगर अल्लाह चाहे तो। ये जो आप ऐसे फूँ फाँ करके घूमते हो ना, ये अल्लाह का शुक्र करें आप, क्योंकि इंसान एक लम्हे के अंदर ऐसा बिहेव कर सकता है कि आप हैरान रह जाए। ये सारा इधर ही कंट्रोल है। तो ये तुम्हारी मोटर एरिया है जहाँ पर ये, तो इसका मकसद है कि फ्रंटल का जो लोब है ज़्यादा क्या काम करवा रहा है आपसे? फ्रंटल का मोटर एक्टिविटीज़। जैसे आप पीछे आएंगे, ये है तुम्हारा वो लोब जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये है वो पैराइटल लोब। पैराइटल लोब किसके पीछे? सेंट्रल सल्कस के पीछे। तो सेंट्रल सल्कस के पीछे इतना पैराइटल लोब है, तो फिर हम क्या करें? क्यों ना हम थोड़े माइनर सल्का इसके भी क्रिएट कर दें। ये है सेंट्रल सल्कस, तो ये सेंट्रल के आगे के सेंट्रल के पीछे, तो इसका नाम पोस्ट सेंट्रल सल्कस। तो बीच में गायरस आ गई कि नहीं आएगी? इसका नाम है सेंट्रल पोस्ट सेंट्रल गायरस। ये है प्री सेंट्रल गायरस, तो ये है पोस्ट सेंट्रल गायरस। और आप कहेंगे सर पोस्ट सेंट्रल गायरस, चलो ये हो गया, लोकेशन लोकेट हो गई बिटवीन सेंट्रल एंड पोस्ट सेंट्रल सल्कस। तो हम देखेंगे इसका काम क्या है। इसका काम है हर वो सेंसेशन, जनरल सेंस जो तुम्हारे गए थे, इसके पास आए थे कि थैलेमस के पास आए थे पहले, और थैलेमस यहाँ से जब आगे से ऑनवर्ड जाएगा तो वाइट मैटर में से क्या, कौन से फाइबर भेजेगा? प्रोजेक्शन फाइबर्स, वो इधर आते हैं। तो आप समझे फुट के फाइबर्स, तो इनकी एरियाज अलग अलग होती है ना? बिल्कुल होती है। फुट की एरिया कहाँ होगी? इधर। लेग की इधर, हैंड की इधर, तो ये यहाँ से होता हुआ फेस की इधर। इसको बोलते हैं होमनक्यूलस। इधर था मोटर होमनक्यूलस, यहाँ होगा सेंसरी होमनक्यूलस। सीधा कि उल्टा? वैसे ही उल्टा। तो इसको हम कहते हैं सेंसरी होमनक्यूलस, और इसका नाम होता है प्राइमरी सेंसरी एरिया। इसका मकसद है कि ये तुम्हारे जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट वैक्ट बोले थे तुमने, थैलेमस तक पहुंचाए थे, ये थैलेमस पर पहुंचे हैं कि ऑनवर्ड प्रोजेक्शन इधर हुई है आके? ये फाइनल डेस्टिनेशन ये है हमारी, इधर आके पहुंचा है वो। इधर आके पहुंचा है तो आपको एहसास भी हो रहा है किसी भी जगह के लोकलाइज्ड उसी जगह एग्जैक्टली। तो पिन प्रिक अगर होगी ना, आपको अगर नेल प्रिक करेगा आपको बिग टो में, तो बिग टो की एरिया पर इंफॉर्मेशन मिली है, तुम्हें उसी जगह पेन होगा। ये इतनी पॉइंट टू पॉइंट लोकलाइजेशन होती है। तो होमनक्यूलस बहुत ही पर्टिकुलर होता है। और यहाँ पर फिर इसकी एरिया का नंबर है एरिया 3, 1 एंड 2। 1 2 3 भी नहीं, 3 2 1 भी नहीं, 3 1 एंड 2। ऐसा पागल बनाया उन लोगों ने। ये ऐसे पागल नहीं बनाया है, ब्रॉडमैन ने बाकायदा एरियाज को डिफ्रेंशिएट किया है, उसको लोकलाइज किया है। उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, हम इस लंबी चक्कर में नहीं जाते। तो हम उसको कहेंगे एरिया 3 1 एंड 2। ये प्राइमरी सोमेटोसेंसरी, प्राइमरी सेंसरी एरिया है ये, लेकिन जनरल सेंसेस की, स्पेशल सेंसेस की नहीं। क्योंकि स्पेशल सेंसेस के लिए आपको पता है कि नेचर ने एरियाज अलग रखी हुई हैं। अगर रखी है उसने विजन के लिए तो ऑक्सीपिटल में, और रखी है अगर हियरिंग के लिए तो टेम्पोरल में। हाँ, ये और बात है कि टेस्ट वाली इधर ही रखी है।
टेस्ट वाली कहाँ रखी होगी, ऊपर कि नीचे? नीचे। और मज़े की बात यह है कि टेस्ट वाली का फिर नंबर भी चेंज कर दिया है, 3, 1 and 2 नहीं रखा है उसका नंबर रखा है 43। आप 3, 1 and 2 के बाद सीधा 43। अब ये मेरे हाथ में नहीं है, ये ब्रॉडमैन के हाथ में है, उसके पीछे उसका लॉजिक होता होगा कोई। बेटा बात नहीं करो। तो ये एरिया क्या है? ये एरिया टेस्ट की एरिया है। वो जो आप टंग पर कोई चीज़ रखते हो, जो ट्रैक्ट बन के जाती है, रिसीव थैलेमस में होती है, जो थैलेमस ऑनवर्ड प्रोजेक्ट करता है तो किसके पास भेजता है? इसके पास। और फिर आप मीठा, कड़वा, कितना मीठा, कम मीठा, ये वो, ये सारी चीज़ें यहाँ, और ये आगे से फिर भेजेगा कहाँ? बिहेवियर की तरफ। अगर मीठा है, तुम्हारी पसंद का मीठा है तो तुम खुश भी होगे, वरना क्या खुशी की क्या? इसमें खुशी क्या है? मीठा लग गया, बस यही मीठा है, अच्छा मीठा है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है, मिठाई है, बहुत अच्छी है यार, फलां की मिठाई अच्छी, बस है, ठीक है, खा लिया कि खुश भी होते हैं आप? खुश भी होते हैं, ख्वाहिश भी पैदा होती है दोबारा खाऊं। लेकिन ऐसी चीज़ कड़वी आपको दे दें, वैसी खुशी होगी आपको? तो पहले तो अंदर से गाली निकल रही, क्या बकवास लेके आए, क्या है ये? तो ये इस किस्म की चीज़ें यहाँ पर, तो इसका मकसद है कि लेकिन पहले टेस्ट तो हो, तो प्राइमरी चीज़ यहाँ पर मौजूद मिलेगी, तो ये टेस्ट का एरिया कहलाता है। ये हमारा सेंसरी वर्क बहुत बड़ा इतना यहाँ पर हुआ है। उसके बाद जैसे जैसे आप पीछे आएंगे तो ये कौन सा एरिया था? सेंसरी एरिया। चलिए देखें यहाँ पर आप, क्या आप देख रहे हैं? ये 3 देखिए, नहीं मैंने कहा 3, 1 and 2, तो 3, 1 and 2 एरिया, तो दिस विल बी एक्चुअली द एरिया लाइक दिस आल्सो। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो सेंसरी एरिया थी, उसका जो नीचे का ऐसा हो गया कि 43 इसने अलग कर दी, ये टेस्ट का एरिया, ये जनरल सेंसरी एरिया है। इस पूरे एरिया में इसने विजन के एरिया को बोला कि नहीं, विजन ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ना उसने प्री मोटर एरिया से यहाँ 44, 45 स्पीच का एरिया अलग किया, तो यहाँ इसने बोला कि नहीं ये सेंसरी एरिया है, ये दो बड़ी एरिया जो है ना, ये हियरिंग वाली और टेस्ट विजन वाली, इसको यहाँ से निकाल के इसके बंगले में अलग बना देता। तो इसने क्या किया, नेचर ने इसको हियरिंग वाली एरिया को यहाँ आके फिट कर दिया है। कौन से जोन में? टेम्पोरल में। ये जो देख रहे हैं ना, ये कौन सी सल्कस है? लेटरल। तो नेचर ने फिर इन लोगों ने क्या किया, 2 और सल्काएं माइनर क्रिएट कर दी हैं। इसका नाम है सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, इसका नाम है इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस, जिसकी वजह से कितने लोब्यूल बन गए? 3, सुपीरियर टेम्पोरल लोब्यूल, मिडिल टेम्पोरल लोब्यूल एंड इंफीरियर टेम्पोरल लोब्यूल। ये जो सुपीरियर टेम्पोरल लोब्यूल है, ये लेटरल सल्कस से ठीक नीचे, ये एरिया है तुम्हारी हियरिंग की एरिया 41, 42। ये प्राइमरी ऑडिटरी एरिया है, यानी जो कान से ये जो साउंड आपके कान पे पड़ा, ईयर ने रिसीव किया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे लगा, वहाँ से मूवमेंट हुई, अंदर इनर ईयर में पहुँचा, उधर से रिसेप्टर्स ने उसको करंट में कन्वर्ट किया। वो पकड़ा किसने? वायर ने, माने आपकी नर्व ने। कौन सी नर्व? कोई भी नहीं, हियरिंग की नर्व, कॉक्लियर नर्व, 8वीं क्रेनियल नर्व। वो इंटर हो गई कहाँ पर? ब्रेन स्टेम में, और ब्रेन स्टेम ने उसको पकड़ के आगे भेजा ऊपर, किधर? थैलेमस में। थैलेमस में आके थैलेमस खा गया उसको कि उसने सेरिब्रम में भेजा है। और ये है वो क्वार्टर जिस जगह पर आखिरी स्टेशन जहाँ तुम्हारे थैलेमस ने प्रोजेक्शन फाइबर्स भेजे हैं, और इसको बोल रहा है कि ये जो सब कुछ आ रहा है सुनने वाली चीज़, इसको सुनाई दे तुम्हें। वैसे तो थैलेमस भी थोड़ा बहुत सुन लेता है, लेकिन वो जो थैलेमस सुनता है ना, उसको आप देखें तो आप कहेंगे इससे बेटर है कि न सुने। जैसे अगर तुम्हारी थैलेमस के आसरे पे मैं बैठ जाऊं, वो बोलूं कि ये विजन भी करता है, तो वो थैलेमस की विजन क्या होती है ये मैं आपको बताऊं। फ़र्क देखें, इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये सेरिब्रम की बदौलत है। अगर आप कहेंगे सेरिब्रम की क्या ज़रूरत है यार, मेरा थैलेमस भी देख सकता था। थैलेमस अगर मैं थैलेमस के आसरे पे होता ना आज, तो थैलेमस की विजन का हाल ये होता, मैं आपको बोलता कुछ दिखाई दे रहा है, ये बोल रहा मैं दिखाई दे रहा है, बोले हाँ से दिखाई दे रहा है, आगे से धुंधले से साए हैं, ये थैलेमस है। तुम इससे खुश हो जाओगे क्या? हम तो इस चीज़ को अंधा समझते हैं, इसको इसी को बोलते हैं अंधा, लेकिन ये थैलेमस है। अंधा जो होगा ना उसको ये भी नज़र नहीं आएगा, अंधे। कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग में शुरू में विजन ये थी, और जो आज ये जो चारों जो आपको जो 14 तबक रोशन है आज के, ये कलर, तो ये फना, तो ये बिहेवियर, ये सारा कुछ, ये है सेरिब्रम की बदौलत।
तो हियरिंग में भी ऐसा ही है। तो हियरिंग में अगर होता ना, अगर मैं थैलेमस के आसरे बैठा हुआ होता, हालांकि तुम्हारा ऑडिटरी पाथवे थैलेमस में आया है ना, हर चीज़ थैलेमस में आती है, लेकिन थैलेमस में आती है कि थैलेमस सेरिब्रम को भेजता है। ये अगर ना होता ना, अगर तो थैलेमस आपको देता ज़रूर सुनाई देने का एहसास, लेकिन सुनाई देने में ना आपको डिफ्रेंशिएट होता, और हर चीज़ आपको शोर जैसी जू जा इस तरीके से आवाज़ें सुनाई देती। बस यही है। क्या इससे काम चला लेते आप? नहीं। अब देखें, हर किस्म की आवाज़ें सुनाई देती तो पता चल जाता है, इतना कुछ कि इंसान की आवाज़ है, फ़ोन पे सुनाई देता है, आइडिया हो जाता है फलां आदमी बात कर रहा है। ये जो इतनी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी आप देख रहे हैं, ये किसकी बदौलत है? सेरिब्रम के इससे इन दो एरियाज़ की। लेकिन ये एरिया सिर्फ सुनाई देने का काम करवाएगी आपसे। यस जी जी। अब कलर ब्लाइंड में मैं आता हूँ, अभी मैं विजुअल एरिया नहीं बताइए आप, अभी आते हैं उस पर, फिर पूछना ये सवाल, ठीक है ना। ये देखें हियरिंग, यहाँ इसको कहते हैं प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, सुनाई देने का काम, बस इससे ज़्यादा नहीं। सुनना ज़रूरी है, पहले तो सुने तो सही ना, समझेंगे तो बाद में। बोल आपसे नहीं, मैं सर पहले समझूं, मैं सुनूं ना सुनूं समझूं, ऐसे हो सकता है क्या? पहले सुने तो सही। ये है तुम्हारी प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, कान पे पड़ी आवाज़ और यहाँ तुम्हें समझ में आना, यहाँ सुनाई देना, समझ में नहीं सुनाई देना। अब सुनाई देना, वो जो लैंग्वेज सुन रहे हैं आप, वो समझना भी चाहते हैं आप। तो ये जो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया है, ये तुम्हारे इस सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया को ये सिग्नल भेजेगी, और ये एरिया सेकेंडरी भी कहाँ है? उधर ही सुपीरियर टेम्पोरल लोब्यूल में, और ये सेकेंडरी एरिया में भेजेगी ताकि ये आगे से इसको समझाने का काम करवाए। होगी सेरिब्रम में ये भी, और इस जगह से ये टर्न करके ये तुम्हारी जो एरिया है, ये आएगी इस जगह पर पैराइटल के एरिया में। ये एरिया जो है इसको कहते हैं सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया। ये है तुम्हारी एरिया 22। ये किसके साथ जुड़ी हुई है? प्राइमरी के साथ। वो सुनने वाले सिग्नल्स आए प्राइमरी में, अल्हम्दुलिल्लाह सुनाई दे रहा है, कान मेरे ठीक है, सुनाई दे रहा है, तो ये सुनाई दे रहा है तो समझो भी सही। तो समझने वाली एरिया सेकेंडरी उसको पकड़ेगी और समझने वाली एरिया की तरफ भेजेगी प्रोसेस करने के लिए कि ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूं ये तुम समझ भी रहे हो कि नहीं। तो ये पकड़ के कहाँ भेजेगी? इस स्पीच एरिया में भेजेगी, जो मेरे वर्ड को इंटरप्रेट करके समझाएगा। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि भाई क्लास को कहो कि कल संडे को, फ्राइडे को 12 बजे एक्सक्रीशन का टेस्ट लेंगे, ये मैंने आपको बोल दिया, आपने सुना, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। ये आप समझ रहे हो कैसे? सेकेंडरी ने पकड़ा और समझने वाली एरिया को भेजा, और ये तुम रिपीट करके ब्रोका की तरफ भेज रहे हो, और ये रिपीट कर रहे हो तुम। रिपीट तब करोगे तब तुमने समझा होगा, और समझेंगे तब जब तुमने सुना होगा, और ये सुना होगा। इसका मकसद है कि ये जो सुनने वाले अल्फाज हैं, जो वर्बल स्पोकन लैंग्वेज है, वो अंडरस्टैंड कहाँ होती है? यहाँ होती है। तो हम इस एरिया को कहते हैं स्पीच एरिया। आप समझे, वो भी स्पीच एरिया थी, वो मोटर स्पीच एरिया थी, ये सेंसरी स्पीच एरिया है। वो ब्रोका के नाम पर थी, ये एक और साइंटिस्ट के नाम पर, उसका नाम है वर्निकी। हम इसको कहते हैं वर्निकीज सेंसरी स्पीच एरिया। अगर ये डैमेज हो जाए तो तुम बोल तो सकते हो, लेकिन स्पोकन लैंग्वेज समझ नहीं सकते, वर्ड समझ नहीं सकते। आप, मैं मुझसे आपको बोलूंगा भाई आपका नाम क्या है, क्या सुनाई देगा? सुनाई आपको देगा, समझ में नहीं आएगा, आप मुझे देखते रहेंगे, क्योंकि वो वर्ड मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया है सुनाई आपको दे रहा है, लेकिन मैं पूछ क्या रहा हूं ये तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा। इसका मकसद है कि आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, आप मुझे देखते ही रहेंगे। भाई आपका नाम क्या है, आप यहाँ क्यों आए हैं, आप मुझे देखते रहेंगे। क्यों? मेरे वर्ड आपके कान पे पड़ जरूर रहे हैं, सुनाई आपको दे रहा है, सेकंड एरिया खींच भी रही है, इधर दिया भी, ये नहीं है। और अगर ये नहीं है तो ये जो है ब्रोका वाला, ये इसके कंट्रोल में है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है? तो इसका मकसद है कि आप बोल जरूर रहे होंगे, लेकिन सेंसिबल नहीं बोल रहे होंगे। पता नहीं क्या ऐसे ऐसे वर्ड भी बोल देता है वो पेशेंट जिसकी ये एरिया नहीं होती सेंसरी, जो वर्ड डिक्शनरी में भी नहीं होते। यानी ऐसे ऐसे वर्ड बोल देता है, क्योंकि वो रटंग ऐसे बड़बड़ करता रहता है। यानी वो बोलेगा जरूर लेकिन नॉनसेंस बोलेगा।
क्योंकि वो सेंसिबल जो एरिया है जो आपको कंट्रोल करती है, वो उसका कनेक्शन उसके साथ ख़त्म हो गया है। समझ रहे? तो ये 3 एरियाज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो स्पीच के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग वाली एरिया है, सेंसरी स्पीच एरिया, क्या ये सुने हुए अल्फाज को समझाएगी कि लिखे हुए को भी? ठीक है ना, मैंने आपको बोला कि यार क्लास को बोलना 6 बजे आ जाए कल, ये चीज़ मैं लिख के भी दे सकता था आपको। दोनों लैंग्वेजेस समझाने का काम ये करेगी, ये कान के ज़रिए, ये अल्फाज जो लिखे हुए हैं उसके ज़रिए। समझिए? तो अगर यहाँ ये होगा तो इसका मकसद है कि यहाँ एक एरिया होगी जिसका नाम होगा विजुअल एरिया। पहले तो देखें तो सही ना, आप पेपर पे मैंने लिख के दे दिया आपको, आपने पढ़ा तो देखा होगा तो पढ़ा होगा ना, तो देखने का काम कौन करेगा? विजुअल एरिया। वो जो विजुअल एरिया है वो आपकी ऑक्सीपिटल लोब में मौजूद है, उस एरिया का नाम है प्राइमरी विजुअल एरिया। ये एरिया 17 है, दिस एरिया 17। तो इसका मकसद है कि थैलेमस में जो भी विजुअल सिग्नल्स आते हैं तुम्हारे, वो किस एरिया पे जाके पड़ते हैं? विजुअल एरिया पे, प्राइमरी विजुअल एरिया पे। और प्राइमरी विजुअल एरिया किसको देती है? सेकेंडरी विजुअल एरिया को, एरिया 18। अगर और चाहे ना तो एरिया 19 को भी देगी। ये स्टेप वाइज। और एरिया 19 किसको भेजेगी? समझाने वाली एरिया को, कि मुझे समझाओ क्या लिखा हुआ है ये, तो ये इधर आएगी। तो ये लिखे हुए वर्ड हैं, ये समझ पाएंगे कि नहीं? आप समझ गए। पहले समझे थे क्या आपने? पहले सिर्फ देखा था ये पेपर और ये कुछ लिखा हुआ। अब ये तुम्हें समझाएगी कि क्या लिखा हुआ है, और ये ऑर्डर करेगी किसको? ब्रोका को। और आप क्लास को वो चीज़ें पढ़ के रिपीट करके सुना सकते हैं। अब मुझे आप ये बताएं, ये है समझाने वाली एरिया, वर्निकीज सेंसरी स्पीच एरिया, जिसने 2 काम किए, सेकेंडरी ऑडिटरी से भी लिया, सेकेंडरी विजुअल से भी लिया समझाने का काम। ये लिखा हुआ, ये अब इसको ध्यान से सुनना, ये जो लिखा हुआ है, ये जो सुना हुआ है, ये मैं एक अनपढ़ आदमी से को बोल देता हूं। एक चौकीदार को बुला देता हूं, उसने अलफ बे भी कभी नहीं सीखी, उसको मैं बोलता हूं क्लास को कहो थैंक यू, क्या वो बोल सकेगा? नहीं बोलेगा। थैंक यू गूंगे को बोलोगे वो बोल जाएगा। नहीं, वो करेक्ट भी कर देगा, थैंक यू कर देगा। आप उसको बोल दोगे, आप उसको कहोगे कि यार क्लास से कहो आई एम सॉरी, नहीं कहेगा? कह देगा। तो इसने सुना, उसने अल्फाज को सेकेंडरी ने पिक किया और यहाँ किया, उसने बुरका का मोजा उसने बोल दिया। तो विजन भी तो ऐसे ही कनेक्टेड थी। यही आई एम सॉरी मैं उसको पेपर पे लिख के दे दूं, कर देगा? क्यों नहीं? ये देख रहा है, देखने के साथ ये समझ रहा है, समझने के साथ बुरका है, सब कुछ था, वो पहले किया, अब क्यों नहीं कर रहा? इसका मकसद ये है कि कुदरत ने इन 2 एरियाज के बीच में एक और इम्तिहान रखा है उसका, कि अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो लिखी हुई चीज़ को पढ़ नहीं सकेगा। और ये जो बीच में रखी है ना एरिया 39, इसका नाम है एंगुलर गायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपसे पूछूंगा ये आपने कहाँ केस देखा है, और मेरा ख्याल है बहुत सारों ने देखा होगा। इसका नाम है क्या? यानी लिखी हुई चीज़ जो होती है वो पहले यहाँ टेस्ट होती है, उसके बाद यहाँ आती है। समझ गए? तो जो अनपढ़ होगा वो यहाँ लिखी हुई चीज़ इसमें आएगी, और ये टेस्ट करेगा इधर कि ये पढ़ा लिखा है कि नहीं है। ये मैच ही नहीं होगा इधर, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। एक पढ़ा लिखा है, इसकी इस एरिया में कुछ गड़बड़ हो गई है, थोड़ा सा गड़बड़ है, ब्लड फ्लो बचपन से कम है, कुछ है, मसला है, वो लिखे हुए अल्फाज में उसको प्रॉब्लम होगा कि नहीं? ख़ास तौर पे कुछ ऐसे लेटर जैसे बी और डी, फ़र्क सिर्फ क्या है? आगे और ऐसे पीछे। इस किस्म की अगर चीज़ यहाँ पर होगी तो इसका मकसद है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग वाली एरिया ठीक है। कैसे ठीक है भाई? वो वर्बल बिल्कुल ठीक करता है, इसका ये एरिया तो काम कर रही है, लिखी हुई एरिया में गड़बड़ क्यों हो रही है उसको? ये इसलिए गड़बड़ हो रही है क्योंकि इसका एंगुलर गायरस में प्रॉब्लम है। और अगर ऐसी 39 में प्रॉब्लम हो जाए ना इसको, तो फिर इस कंडीशन का नाम होता है डिसलेक्सिया। आपने एक फिल्म भी देखी होगी, समझ रहे हैं आप? ये जो तारे ज़मीन पे बच्चा था ना, उसको दरअसल डिसलेक्सिया था। उसका दरअसल एंगुलर गायरस में प्रॉब्लम था। उसके पेरेंट्स समझ लेते नालायक है, पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, फला नहीं है। वो पढ़ने में दिलचस्पी थी उसको,
उसको समझ में नहीं चीज़ें आ रही थी, वो वर्ड को समझ नहीं पा रहा था। वो डी को बी तो बी को डी, तो अल्फाज आप देखेंगे, एस को जेड तो जेड एस ऐसे होती है, जेड ऐसे होती है, थोड़ा तो फर्क है। 5 को एस तो वो 5 इस तरीके से एस की तरह है। तो अब ये अल्फाज में वो कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि जब वो लिखी हुई चीज़ों को यहाँ आके प्रोसेस हो रहा था तो ये प्रोसेसिंग में काम ही नहीं कर रहा था सही। अगर मुकम्मल 0 हो ना तो उसको कहते हैं एलेक्सिया, अगर गड़बड़ हो तो डिसलेक्सिया, उसको डिसलेक्सिया था। आपसे भी इसका क्या हल है? इसका कोई हल नहीं है। ये इसका बचपन से ही ख़राब था। जिनका ये बचपन से ख़राब होता है ना, इन लोगों का ऐसे नहीं कि उनका दिमाग ख़राब होता है, उनका दरअसल इंटेलेक्चुअल जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस वगैरह, ये लोग इसमें स्लो होते हैं। लेकिन जो दूसरे फंक्शंस होते हैं जो इंटेलेक्चुअल नहीं होते, आर्ट, पोइट्री, पेंटिंग्स, ये उनमें फास्ट होते हैं। जो कुदरत ने देखो हिसाब किताब रखा हुआ है। ये जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है ना आपके, ये दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा होता है जो दरअसल हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में काम करता है, जैसे मैथमेटिक्स, जैसे फिजिक्स, जैसे एनाटॉमी, साइंसेस, ये कौन काम करेगा? दोनों में से कोई एक। क्या वो बचपन से पैदा होने से ही एक टेक ओवर कर लेता है? नहीं, 10 सालों में एक पावर ले लेता है, सारे पावर्स अपने हाथ में ले लेता है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर एक होता है, गाड़ी को साफ करने वाले क्लीनर 10 हों, लेकिन ड्राइवर एक। कभी आपने देखा है गाड़ी के 2 स्टीयरिंग हो, एक लेफ्ट पे एक राइट पे हो? ये कभी नहीं होगा ऐसा। तो ये जो हायर फंक्शंस होते हैं वो हमेशा एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर टेक ओवर कर लेता है। कौन सा वाला? राइट वाला कि लेफ्ट वाला? ये डिपेंड करता है कि हैंडेडनेस क्या है आपकी। अगर है ना आप राइट हैंडेड, तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये बड़े बड़े फंक्शंस कौन से? ये ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया जो तुम्हें बताई थी ना, ये जगहें तो दोनों तरफ होती हैं, काम सिर्फ एक कर रही होती है। तो ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया दोनों तरफ होती है कि एक तरफ होती है? सिर्फ एक तरफ। और वर्निकी सेंसरी स्पीच एरिया 2 तरफ के एक तरफ, और एंगुलर गायरस एक तरफ के 2 तरफ। हर जगह हर चीज एक तरफ। कौन से तरफ, राइट के लेफ्ट, डिपेंड करता है। तुम राइट हैंडेड हो तो ये तो बचपन से ही नहीं, ये 10 साल में एस्टेब्लिश हो चुकी होती है। तो क्या दूसरे तरफ से ये वाला इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल तो फला ये क्या उड़ जाते हैं क्या वहां से? ये होते हैं उधर, लेकिन उधर हम उनको ब्रोकास स्पीच एरिया नहीं कहते। ये कमरे होते हैं, जगह होती है, कार्टेक्स होती है, लेकिन काम कोई और कर रही होती है। कौन से वाले काम? अब देखिए ना, जहां से अगर किसी कमरे में फॉर एग्जांपल अभी साइंस की कोई लेबोरेटरी नहीं है तो भाई कोई और काम ले लो उससे। साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है तो क्या करेंगे? कमरा तोड़वा देंगे क्या? नहीं, कमरा होगा उसमें तुम स्टोर रूम कर दो, चलो उसमें तुम की म्यूजिक की क्लास करवा दो, चलो। तो ये जो जगह इधर है 44-45, उस तरफ 44-45 नहीं है। वहां जगह है लेकिन काम कोई और हो रहा है। कौन सा? जैसे म्यूजिक, जैसे पोएट्री। तो ये जो आपका एक हेमिस्फीयर है जिसमें ये सारे इंटेलेक्चुअल वर्क्स होते हैं, हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस होते हैं, इसको हम कहते हैं डोमिनेंट हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर कब डोमिनेंट हो जाता है? क्या बचपन से? क्या आहिस्ता आहिस्ता? कितने अरसे तक मुकम्मल हो चुका होता है डोमिनेंट? 10 साल तक, 10 ईयर्स मैक्सिमम, इससे भी पहले, लेकिन 10 ईयर्स मैक्सिमम। तो इसका मकसद यह है कि जो दूसरा हेमिस्फीयर है क्या ऐसे फालतू बैठा हुआ है? नहीं, वो किसी और चीज में डोमिनेंट होगा। अच्छी पोइट्री, अच्छी, आप देखें वो तारे ज़मीन पर, उससे टीचर जो है उसको समझ लेता है, वरना उसके घर वाले उसको बोर्डिंग में भेज देते हैं कि दफ़ा हो जाओ, और यहाँ तुम जो है ना वो पढ़ाई वढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हो। ऐसा नहीं था, उसको अंदर प्रॉब्लम था, उसको वो उसका टीचर जो है ना वो भाप लेता है उसका प्रॉब्लम। फिर देखें ये नहीं कि वो टीचर उसको मैथमेटिक्स सिखाना शुरू कर देता है, उसको कहता है कि ये नेचुरली इस चीज़ में ये बढ़ेगा ही नहीं आगे क्योंकि इसमें ये डिफेक्ट है। तो उसको कहाँ लगा दिया उसने? वो पेंटिंग आर्ट्स में उसको लगा दिया, और आर्ट में उसने हज़ारों लोगों में इनाम ले लिया, उसने पहला इनाम उसने। तो ये पोइट्री में इस तरीके से यहाँ पर मौजूद होगा। आप भी ऐसे ही करें, जैसे ना ये जैसे आपका जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर है ये आपको वो काम करवाएगा साइंस के काम। आई को बोलेगा आई बॉल, कार्निया, लेंस, और इस तरीके से विजन। हेयर को बोलेगा हेयर फॉलिकल, सपेशियस ग्लैंड, डैंड्रफ, फला फला। और ये पोइट्री। बालों को बोलेगा जुल्फें, आंखों को बोलेगा झील जैसी। अब कौन सी झील, क्या आंखें? ये वाला बोलेगा आई बॉल। ये आपका दिल कहेगा कि यार मैं थोड़ा सा नेटफ्लिक्स पे फिल्म देख लूँ, ये बोलेगा ये क्या कर रहे हो, फिल्म देखनी है,
6 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम है और आज तुम फिल्म देख रहे हो। उसको समझाओ, खुदा की मार पड़े तो पर 6 महीने बाद है एग्जाम, आज तो देखने दो। वो तुम 3 घंटे ज़ाया करोगे, 3 घंटे में ये क्वेश्चन हो जाएगा, फला क्वेश्चन हो जाएगा, ये फेल हो सकता है, ये एग्जाम आ सकता है, फला, ऐसा उलझाएगा कि फिल्म से नफरत हो जाए। ये इस तरीके से करेगा, ये करेगा, कोई मसला नहीं, इसको कंपनसेट कर लेंगे, अभी देख लो फिल्म, चलो। ये हाल में जिंदा रखेगा तुम्हें, ये तुम्हें फ्यूचर में उलझा के रखेगा। नेचर ने दोनों दिए हैं तुम्हें ताकि तुम बीच का रास्ता, कहते हैं ना मिडिल पाथ इज द बेस्ट पाथ। तो ये डोमिनेंट हेमिस्फीयर इस किस्म की चीज़ है, और नॉन डोमिनेंट ये आर्ट और पोएट्री, म्यूजिक और इस चीज़ों में ज़्यादा है, जो आदमी समझे। हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे हमारे आर्ट में और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन हम उनको घसीट के हम उनको डॉक्टरी में डाल देते हैं, और डॉक्टरी में बेचारे वो अपने टाइम पास कर रहे होते हैं सिर्फ। इन्हीं को अगर हमें बिजनेस में और दूसरी चीज़ों में डाल दें तो ये बहुत एक्सेल करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये दो हेमिस्फीयर्स इस तरीके से होते हैं, और ये हमारा कार्टेक्स है, और ये आप देख रहे हैं विजुअल एरिया, ये सेंसरी और ये एरियाज जितनी भी हैं ये इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो दिस इज समथिंग दैट इज कॉल्ड दी सेरिब्रल कार्टेक्स, और अंदर हमने वेंट्रिकल्स। इसका थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको फ्राइडे को करा दूंगा, 10-15 मिनट की क्लास होगी, लेकिन पहले हम लेंगे टेस्ट, या पहले मैं 15 मिनट थोड़ा सा ओवरऑल करके फाइनलाइज कर दूंगा इसको, और उसके बाद मैं एक्सक्रीशन का टेस्ट लूँगा ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को मैं तकरीबन 15 मिनट पहले आ जाऊँगा, और हाँ MCQs देंगे आप। नर्वस सिस्टम नहीं, नर्वस सिस्टम का तो बड़ा टेस्ट होगा, वो नर्वस सिस्टम के 2-3 पोर्शन मुझे आप बताना, चलो ठीक है मैं देख लूँगा। नर्वस सिस्टम के मैं पूरा जो है ना एक सेटअप, इसका जो पावर पॉइंट का सेटअप बना रहा हूँ, उसके वो 1-2 दिन के अंदर वो सेट हो जाएगा, उसकी मैं भेज दूँगा। तुम सिर्फ पावर पॉइंट से पढ़ लेना बस, समझ गए। और मुझे अगर टाइम मिल गया तो उसके पीछे मैं सिंपल में कुछ MCQs भी लिख दूंगा, ताकि आइडिया हो जाए तुम लोगों को कि ऐसे MCQs आते हैं और शॉर्ट ऐसे वगैरह आते हैं। बस तुम वो ही पढ़ लोगे ना अगर, तो भी सफिशेंट है तुम्हारे लिए, मोर देन सफिशेंट होगा, ठीक है ना। लेकिन वो ज़ाहिर है पावर पॉइंट होंगी, कम से कम 6-7 पावर पॉइंट्स होंगी, तो वो आप वहाँ से पढ़ लोगे तो आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह।